नमस्कार। जिंदगी विद ऋचा में आज जो मेरे मेहमान हैं उनके बहुत सारे परिचय हैं। वो एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, एक कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं और साथ ही शिव भक्त हैं, आशुतोष अग्निहोत्री जी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उनके जीवन के हर पहलू पर थोड़ी थोड़ी सी हम चर्चा करें और उम्मीद करूंगी कि आपको ये बातचीत अच्छी लगेगी। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। नमस्कार ऋचा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने जो परिचय दिया, पता नहीं उसके मैं योग्य हूं कि नहीं, लेकिन व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू होते हैं और उन पहलुओं का थोड़ा थोड़ा प्रकटीकरण अगर जीवन में होता रहता है तो ठीक है। अच्छा है, लेकिन हमारे लिए, आपसे बातचीत करने वालों के लिए एक चैलेंज ये होता है कि किस पहलू पर सबसे पहले बात करें या सबसे ज्यादा बात करें। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इस पे बात होनी चाहिए कि इतने सारे जो परिचय हैं इनके बीच तालमेल बिठाना। एक आईएएस ऑफिसर और जिसमें आपने बहुत चैलेंजिंग जॉब्स, असम काडर के हैं आप, वहाँ कलेक्टर, डीएम, ये सब पोजीशंस पर रहे, उसके बाद गृह मंत्रालय में रहे, अभी आप एफसीआई को हेड कर रहे हैं। इनमें से कोई भी जॉब ऐसा नहीं लग रहा जिसमें थोड़े आराम की नौकरी रही होगी। उसके साथ कवि हृदय और फिर भगवान शंकर की साधना। तो आप इन तीनों में अपने जीवन में तालमेल कैसे बिठाते हैं? और पति और पिता वाले रोल तो चल ही रहे हैं। अगर मैं प्रयास करता तालमेल बैठाने का तो शायद नहीं कर पाता। मुझे तो लगता है कि जो भी होता है या जो व्यक्ति से करवाया जाता है वो करवाता है। तो मेरे विचार में या मेरे ख्याल से तो संतुलन भी ईश्वर की प्रेरणा से ही बैठाया जा सकता है और उनकी कृपा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, हम सांस नहीं ले पाते। तो संतुलन बैठाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक प्रयास है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि न मैं अपने आप को कवि कहता हूँ, न साधक कहता हूँ, एक यात्रा में हूँ और उस यात्रा में जहाँ तक पहुँच पाया वो भी उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इन पहलुओं में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या है, तो एक हर समय व्यक्ति के जीवन में एक समय होता है जब एक सपना बहुत बड़ा होता है। जब छोटे थे तब ये सपना बहुत बड़ा था कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, एक आईएएस ऑफिसर बनना है। बचपन में मुझे याद है कि शायद पहली बार अपने इस संकल्प को मैंने सबके समक्ष कक्षा 5 में, क्लास 5 में रखा था और तब मुझे मालूम भी नहीं था कि एक आईएएस ऑफिसर क्या होता है या क्या करता है। लेकिन चूंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसके एनुअल फंक्शंस में, एनुअल स्पोर्ट्स मीट में इस तरह के ऑफिसर्स आते थे हाँ। और चीफ गेस्ट के तौर पर इन्हीं लोगों को बुलाया जाता था और वो आकर्षण बड़ा प्रबल होता था कि एक व्यक्ति आया है जो इतना बड़ा है, जो सबके सम्मान के योग्य है। तो शायद ये विचार अपने आप में अभिभूत कर देने वाला होता था। और उस समय एक बच्चे को तो पता भी नहीं होता कि उसके कार्य क्षेत्र में क्या आयाम हैं, क्या चुनौतियां हैं, लेकिन एक अच्छा लगता था। एक गाड़ी का आकर्षण था उस समय, एक सफेद एम्बेसडर थी, वो प्रतीक था कि अधिकार क्या होता है, पावर क्या होता है, समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो फिर उड़ान सीरियल आया था, आपको याद होगा। हाँ, उड़ान सीरियल ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया था कि कैसे आप उस अधिकार का सही इस्तेमाल कर सकते। तो मुझे लगता है कि उस समय तो ये सपना बहुत प्रबल था, ओवरवेलमिंग था और इसने जो भी थोड़ा बहुत संघर्ष करवाया, जो मेहनत करवाई और उसके बाद सबके आशीर्वाद से और सबकी कृपा से हो गया, वहाँ पहुँच गए जहाँ पहुँचना था। फिर उसके बाद जहाँ तक साहित्य की बात है, वो भी बचपन से वो एक हल्का पुल्का कीड़ा जो होता है वो था। और वो इस वजह से भी था क्योंकि घर का परिवेश ऐसा था। मेरे पिताजी शिक्षक थे और वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखते थे। तो उनको अक्सर बड़े बड़े प्रसिद्ध कवियों और लेखकों की बातों को बोलते सुनना जो है, उन पंक्तियों ने कहीं ना कहीं मेरे मानस को प्रभावित किया। और फिर मैंने भी तुकबंदी शुरू की। उस समय आपको याद होगा कि चंपक, नंदन, चंदा मामा, इस तरह की पत्रिकाएं आती थी सुमन सौरभ, बाद में सुमन सौरभ आई। तो चंपक में एक कंपटीशन होता था। अच्छा। तो उसमें एक प्रतियोगिता होती थी कि एक चित्र दिया जाता था और उस पर आपको एक कहानी लिखनी होती थी 100 शब्दों में। तो मुझे लगता है सबसे पहली कहानी मैंने तब लिखी थी। और उसके बाद छोटी छोटी कविताएं। और क्लास 7th में थे तब एक हमारे यहाँ हिंदी में चैप्टर था, मकान के ढूंढने से संबंधित था। उसको लेकर मैंने एक हास्य कविता लिखी थी।
तो वो जब मेरे प्रिंसिपल ने क्लास में पढ़ी तो बड़ा अच्छा लगा और ऐसा लगा कि अब मैं कवि बन गया। लेकिन धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि कवि बनना भी इतना आसान नहीं, कि सिर्फ हल्की फुल्की तुकबंदी शायद कविता नहीं होती। और गहरे उस यात्रा में आगे बढ़ा, कभी कभी लिखता था, लेकिन फिर और काफी सायास माने काफी एफर्ट्स के साथ लिखना पड़ता था। लेकिन पिछले 4-5-6 वर्षों में ये यात्रा भी आगे बढ़ी और अब ऐसा लगता है कि जैसे काफी सहज रूप से जो है पंक्तियां जुड़ी हुई मिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ डाउनलोड हो रहा है और वो कविता तैयार हो जाती है। तो मैंने जैसे कहा कि ये सब ईश्वरीय कृपा से संभव होता है और मेरा इसमें कुछ भी नहीं। तो तीसरा पहलू जो मैंने कहा कि आप साधक, शिव, तो मैं मानता ही नहीं साधक, लेकिन जैसे क्या होता है बचपन में बच्चे को नहीं समझ होती कि कहते हैं कि किसी एक ईश्वर को अपना पकड़ो, अपना बना लो। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत तो इस वजह से भी हुई कि मेरा नाम आशुतोष रखा गया। तो कौतूहलवश मैंने भी पूछा था कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, और ये बताया गया कि जो बहुत कम में और बहुत जल्दी प्रसन्न और संतुष्ट हो जाए वो आशुतोष होता है। और ये भगवान शंकर का एक गुण है जिसकी वजह से उनका नाम आशुतोष रखा गया। भोले बाबा भी हैं, इसी भोले बाबा भी हैं। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में हम जैसे परिवारों के घरों में होता है, एक छोटा सा मंदिर होता है जहाँ पर बहुत सारे चित्र होते हैं। और हमारी दादी जो थी वो कल्याण आता था गीता प्रेस गोरखपुर, एक पत्रिका होती थी, उसमें रंगीन चित्र होते थे और छोटी छोटी कहानियाँ होती थी या प्रसंग होते थे जिनसे आपको जिनके माध्यम से धर्म और अध्यात्म के से संबंधित बातें बताई जाती। और एक मेरे कमरे में एक छोटा सा चित्र लगा था भगवान शंकर का, नीले रंग का, ध्यानस्थ मुद्रा में। वो मुझे बहुत खींचता था और वो लगातार 20-22 वर्षों तक, जब तक 24-25 वर्षों तक, जब तक मैं कानपुर में रहा तब तक वो मेरे कमरे में था। तो मुझे लगता है कि पहली अनुभूति जो शिव की थी वो उस चित्र के माध्यम से थी कि कोई है जो युगों युगों से साधना में है, और वो साधना किसके लिए कर रहा है? वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो जगत के कल्याण के लिए साधना कर रहा है। तो सबसे बड़ा आपके कर्म का, आपके प्रयासों का, आपकी साधना का जब उद्देश्य एक बहुत बड़ा कल्याण होता है तो वो अंदर आपके शिव जागृत होता है। मेरा तो यही मानना है कि शिव का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचने की प्रवृत्ति जागृत करते हैं और दूसरों के लिए साधना और दूसरे के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करवाते हैं। दूसरों के लिए जहर पी लेने वाले। दूसरों के लिए जहर पी लेने वाले। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि एक कविता में मैंने लिखा भी है कि सत्ता का सुख या मोहिनी का सौंदर्य तो बहुतों को आकर्षित करता है, देव को भी अदेव को भी, लेकिन उस मंथन से उत्पन्न होने वाले गरण को धारण करने के लिए सत्य और कल्याण के प्रतीक शिव की ही आवश्यकता होती। क्या बात है। एक काम करते हैं ना, आगे के सवाल से पहले आपके कवि और शिव इन दोनों का जो एक मेल है, और मुझे आपकी ये कविता शंकर पढ़ रही थी आज, थोड़ा सा ये सुन लें? जो जरूर। आप? हाँ, ये याद है मुझे। अच्छा। हाँ। तो जैसा कि आपने कहा कि शंकर को समझने का प्रयास मैंने भी किया और बहुत सारे इस संबंध में बहुत सारी किताबें पढ़ी या बहुत सारे लेक्चर्स सुने, और मुझे लगा कि शिव को समझने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि शिव एक अनुभूति है। मेरे लिए शिव का अर्थ कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो उसी से प्रभावित होकर, उसी विचार को केंद्र में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी, या उन्होंने लिखवाई कि मैं नहीं ढूंढता फिरता तुमको, मैं नहीं ढूंढता फिरता तुमको डग डग मगमग गहवर वन में, और मैं नहीं पूछता प्रतिपल तुमको ध्यान लगाए अंतर मन में, मैं नहीं रहस्यों की परतों को कभी खुरचता झुंझलाता, मैं नहीं तर्क के उलझे जालों में खुद को भी उलझाता, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूं, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूं, मैं अपनी सांसों के उठने गिरने का अर्थ समझता हूं, इसलिए तुम्हें मैं यहीं कहीं बस आस पास ही पाता हूं, इसलिए तुम्हें मैं यहीं कहीं बस आस पास ही पाता हूं, तुम कहां नहीं तुम सदा यहीं, ये कहकर ही समझाता हूं, जो सहज सरल वह शंकर है, जो सहज सरल वह शंकर है, जो अमीय गरल वह शंकर है, जो हर्ष तोष है शंकर है, जो मुक्त दोष से शंकर है, जो बहता जाए शंकर है, जो सहता जाए शंकर है,
जो किरण अरुण वह शंकर है, जो हृदय करुण वह शंकर है, जो खुला गगन वह शंकर है, जो छुए पवन वह शंकर है, जो जले अगन वह शंकर है, जो अग्नि शमन वह शंकर है, जो जीवन गाए शंकर है, जो काल बुलाए शंकर है, जो मन अनंत वह शंकर है, जो तन वसंत वह शंकर है, जो गीत सुनाए शंकर है, जो नृत्य दिखाए शंकर है, जो गीत सुनाए शंकर है, जो नृत्य दिखाए शंकर है, जो छंद रचाए शंकर है, जो रंग सजाए शंकर है, जो उंगली थामे शंकर है, जो हाथ झटकते शंकर है, जो उंगली थामे शंकर है, जो हाथ झटक दे शंकर है, मैं कैसे शब्दों में बांधूं, जो बधा नहीं वो वह शंकर शंकर है, है। क्या जो बधा नहीं वह शंकर है। ये आपकी कविता मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता मुझे भी बहुत प्रिय है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिव के व्यक्तित्व के असंख्य पहलू होते हैं जो उसके भक्त या साधक को प्रभावित करते हैं। तो मुझे जो शिव का सबसे बड़ा ऐसा पहलू है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वो यही है कि उनको कोई बांध ही नहीं सकता, न शब्दों में, न साधना में, न विचारों में। तो उनको बांधने के प्रयास व्यर्थ हैं। क्या बात। चलिए, तो अब शिव वाले पहलू पर हम वापस फिर से आएंगे, लेकिन अब वापस बचपन में चलते हैं। और आपने कहा कि क्लास 5th में कहीं ये इच्छा जागी कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। मुझे भी याद है, हम जब बचपन में उड़ान सीरियल, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी माँ मुझसे शुरू से कहती थी किरण बेदी जैसा बनना है। तो बहुत साल ये रहा कि किरण बेदी जैसा बनना है, नहीं बन पाए। तो जब मैं उनका इंटरव्यू करने बैठी पहली बार, तो मैंने कहा कि मैं किरण बेदी नहीं बन पाई, लेकिन उनका इंटरव्यू करने लायक बन गई, तो जीवन में कुछ कर लिया। लेकिन आपसे एक बड़ी अजीब सी बात शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि, और ये बात मुझे बाद में एहसास हुआ कि जो भी आपके समय के जो नेता पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक बच्चे की मानसिकता पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। तो एक तरफ माता पिता कहते थे अरे बेटा DM तो शहर का राजा होता है, तो तुम्हें UPSC करना है। मतलब हमारे हर बच्चे के दिमाग में यूपी बिहार में खास कर भरा जाता है। लेकिन क्या होता था, जब हमारे उस समय के मुख्यमंत्री जो भी रहे, वो जब आए झांसी दौरे पर और अगले दिन अखबार में खबर छपे कि वो मुख्यमंत्री आए तो DM का तबादला, कमिश्नर को डांटा, इस तरह की खबरों में ना लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि प्रशासनिक अधिकारी को अगर सबके सामने डांट दिया गया है या उनका तबादला कर दिया गया है या हर चीज की जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई है तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो वो हेडलाइन पढ़कर मुझे बड़ा गुस्सा है कि कहाँ तो पापा कहते हैं तो राजा हैं और वो तो मुख्यमंत्री इनको ऐसे करके चले गए। तो एक धीरे धीरे मानसिकता बनती चली गई कि मुझे नहीं करना ये। तो कितना एक, कई बार लगता है कि सिस्टम में ये एक बड़ी फॉल्ट है जो हम कभी रियलाइज नहीं कर पाते कि आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ रहा है इस चीज का। एज अ ब्यूरोक्रेट आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, बहुत अच्छी बात की। और जैसा कि एक मुख्यमंत्री के दौरे के बाद इस तरह की खबरें छपती हैं, वैसा ही शायद एक DM जब औचक निरीक्षण करता है उसके बाद होता है कि फलां चिकित्सक को निलंबित कर दिया। हाँ, झाड़ लगी। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है या ऐसी मानसिकता है जब हमें व्यवस्था से इतनी खींच है कि जब उस व्यवस्था को चलाने वाले के खिलाफ या उस व्यवस्था में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है तो अच्छा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाते या जनता कुछ नहीं कर पा रही। और नेता ये नब्ज पहचानते हैं जनता की। क्षोभ है, ये खेद है, ये क्रोध है जो इस तरह से कहीं ना कहीं अपना एक सेफ आउटलेट पाता है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है 26 वर्षों का, मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ काम किया। मुझे नहीं लगता कि अनावश्यक रूप से कोई इस तरह का व्यवहार या प्रचार करता है। और जहाँ तक मेरा निजी अनुभव रहा है, मुझे रीजनेबल लोग मिले हैं। और अगर आप अपना काम ईमानदारी से या सहजता से या निष्ठापूर्ण ढंग से कर रहे हैं तो वो भी आपका सम्मान करते हैं। और जहाँ तक इस सेवा ने क्या दिया या मुझे क्या अनुभव दिए या क्या संतोष दिया, तो वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि राजा है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है उस व्यवस्था का। बल्कि शहर का नहीं, जिले का राजा कहा जाता है। उस डिस्ट्रिक्ट का वो कहीं कहीं उसे अभी भी आज भी जो है गाड़ियों का नंबर जो होता है वो 1 होता है। तो वो एक प्रतीक है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ अधिकार और उन अधिकारों के प्रतीक तो चाहिए होते हैं। तो लोग बोलते हैं कि आपको ऐसी गाड़ी क्यों चाहिए या बड़ा घर क्यों चाहिए, तो व्यवस्था को चलाने के लिए शायद ये आवश्यक हो। लेकिन ये भावना कि मैं राजा हूं और राजा की तरह चलाऊंगा, वो गलत है। क्योंकि आप
राजा तो नहीं हैं, आप इस व्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्सेदार हैं, और उस व्यवस्था को चलाने का आपको ईश्वर ने या व्यवस्था ने जिम्मेदारी दी है। आपको अधिकार दिया है और जिम्मेदारी भी दी है। तो उसको कैसे चलाना है और किसके लिए आप हैं, अगर इस मानसिकता के साथ आप काम करेंगे तो तकलीफ कम होती है। लेकिन जहाँ पर वो ओवरवेलमिंग फैक्टर हो जाता है और आपके व्यक्तित्व को निगल लेता है, वहाँ पर दिक्कत होती है, और वहाँ पर अगर आपको फटकार मिलती है तो अच्छा है। लेकिन एक ये चीज़ भी है, देखिए यूपीएससी सबसे मुश्किल इम्तिहान हमारे यहाँ कहा जाता है कि सबसे ब्राइट ऑफिसर्स ये गए, और मैंने ही अपने करियर में इतनी कहानियाँ दुनिया को ये सुनाई हैं कि देखिए बहुत गरीबी से उठे थे, गांव के थे, किसी के पिता ने खेत बेच के बेटे को कोचिंग कराई, उसने यूपीएससी क्लियर किया। लेकिन उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ साल की सर्विस के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी जो शुरू में कहता था शायद कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं गरीबों की समस्या समझूंगा, वो कहीं ना कहीं जनता से दूर होते जाते हैं। आपने अपने आसपास भी ऐसे देखे होंगे। अफसोस होता है कई बार कि ब्यूरोक्रेसी के जो पावर्स की जो आप बात कर रहे हैं, जो अधिकारों की, वो अधिकार उस अधिकारी को जनता से दूर भी करते हैं या संवेदनहीन भी बनाते हैं, इफ आई मे यूज दैट वर्ड। नहीं, सही है, आपने जो कहा वो भी सही है, और ये भी सही है कि इन्हीं अधिकारियों में से बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और पर्दे के पीछे रहकर कर रहे हैं। अब जैसा कि किसी व्यवस्था में होता है या किसी क्षेत्र में होता है, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। दुर्भाग्य से अच्छों की संख्या थोड़ी कम है, बुरों की संख्या ज्यादा है, या वो ज्यादा नजर आने लगे हैं। पहले कोई एक दो लोग बुरे होते थे तो वो चिन्हित किए जाते थे, अब कुछ लोग अच्छे होते हैं उन्हें चिन्हित किया जाता है। तो जैसा कि आपके ही शो में विकास दिव्यकीर्ति जी ने कहा था जी, कि जैसा कि अन्य क्षेत्रों में है वैसा ही ब्यूरोक्रेसी में होगा कि 5%, 10% लोग या 20%, मेरा मानना है कि ज्यादा होंगे, क्योंकि मुझे आज तक नहीं लगता कि कोई इस उद्देश्य के साथ नौकरी में आ सकता है कि उसे नौकरी और सेवा के अलावा कुछ और करना। मतलब इस बात को स्वीकार करने में ही थोड़ी सी परेशानी होती है। ये भी होता है कि, लेकिन ये भी सत्य है कि ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पद का या अधिकारों का दुरुपयोग किया निजी स्वार्थों के लिए। तो उनका जो होना है वो व्यवस्था करती है, न्याय करता है, कानून करता है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव तो पड़ता है। क्योंकि अगर आपको समाज ने या व्यवस्था ने या देश ने या ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि आप कुछ अच्छा कर सके, तो उसका दुरुपयोग करने का अधिकार तो आपको नहीं दिया है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप उस अपने कर्मों का भुगतान भी करते हैं। अच्छा, एक और चीज आप नोटिस कर रहे हैं चेंज सोसाइटी में, अर्बन बड़े शहरों के, महानगरों के बच्चों को के बीच अब यूपीएससी का वो क्रेज नहीं है। जो छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव के बच्चा आज भी सोचता है कि मुझे डीएम कलेक्टर बनना है। यहाँ महानगरों के बच्चे, शायद मैं तो कई बार देखती हूँ अधिकारियों के बच्चे भी अब यूपीएससी देने में इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा नहीं दिखते। क्या वजह है इसकी? इसको मैं फिर आपके पुराने प्रश्न से जोड़ूंगा। जब मैंने कहा था कि स्कूल में जब हम लोग बड़े हो रहे थे और हम लोग किसी को देखते थे, जिसको देखते थे वो दूर से देखते थे और इसलिए एस्पिरेशन का प्रतीक था। अब जैसे अधिकारियों के बच्चे हैं, वो अपने पिता को बचपन से उसी रूप में देखते, उनके लिए वो एस्पिरेशन का प्रतीक नहीं है। उनके लिए ऐसा लगता है कि तो सामान्य बात है। या बड़े शहरों में जिस तरह का रहन सहन है या जिस तरह की सोच है, जिस तरह का एक्सपोजर है, उसके लिए वो एस्पिरेशनल शायद नहीं है। छोटे गांव कस्बों में वो एक एस्पिरेशन का या अपवर्ड मोबिलिटी का प्रतीक है और इसलिए वो भूख ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भूख होना बहुत ज़रूरी है और तभी जो है आदमी ऊपर बढ़ता है। अब इसे ऊपर बढ़ना मानना है या नहीं मानना, ये अपनी जगह है, लेकिन किसी भी चीज़ की भूख हो सकती है कि मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना या मुझे बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है, बहुत अच्छा कलाकार बनना है या बहुत अच्छा साहित्यकार बनना। तो अगर वो भूख है तो बड़े शहर या छोटे कस्बे की बात नहीं है, वो एक जनरेशन। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि वैसे तो ये जनरेशन बहुत समझदार है और अपनी तरह से बहुत प्रबुद्ध है, बहुत जानती है, इसके पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल रेजिलियंस थोड़ी सी कम है। और क्योंकि संघर्ष करने की जो क्षमता है या जो क्षमता संघर्ष करने से आती है,
नहीं वो कर शायद पाते। थोड़ी कम है। और शायद उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं, parents हैं। उसके लिए जिम्मेदार हम हमने बहुत पैम्पर कर दिया बच्चों क्योंकि जिसने भी संघर्ष देखा या झेला है, सही बात है। उसकी सोच या उसका रहन सहन या उसका दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है। उसके अंदर थोड़ी सी सहानुभूति भी अधिक होती है, उसके अंदर संवेदना भी थोड़ी अधिक होती है। हालांकि ऐसे ही उदाहरण भी हैं, जैसे आपने ही बताया कि जो लोग गरीबी से उठे हैं और फिर उस परिवेश को भूलकर, उस संवेदना को भूलकर वो सिर्फ अपने हित को साधने में लगे। तो ये तो है कि मेंटल रेजिलियंस की जहाँ तक बात है और ऊपर उठने की भूख है और उतनी मेहनत करने की जो क्षमता है वो भी शायद थोड़ी कम है। चलिए, अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यूपीएससी की हम इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी वो व्यक्ति हैं या वो अधिकारी हैं जिनके सिलेक्शन के दौरान यूपीएससी में एक तरह से एक इतिहास रचा गया है। वो कहानी क्या है, मैं चाहूंगी आप ही बताएं। 1999 की परीक्षा थी और 25 मई 1999 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, फाइनल रिजल्ट। और मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरा एक दोस्त आया हुआ था। उस समय रिजल्ट्स शायद पहली बार उस साल नेट पर डिक्लेयर हुए थे। उससे पहले हम लोग पीआईबी के ऑफिसेस में जाते थे। इंटरनेट तो बस तब आया ही था उस समय, धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। आप कानपुर में थे? कानपुर में थे और मेरे घर में तो इंटरनेट नहीं था। एक दोस्त ने देखा, फोन बजा लैंडलाइन पे और एक दोस्त ने देखा और उसका फोन आया। तो मेरी मम्मी ने कहा कि फोन आया है रवि का। तो उसने कहा कि रिजल्ट तो आ गया है लेकिन तुम्हारा नहीं है। तो झटका लगा और फिर मैं जाकर वापस दूसरे कमरे में बैठ गया जहाँ दूसरा दोस्त बैठा था। मेरी मम्मी पीछे पीछे आई, उनको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, ये मेरा दूसरा मेंस लिखा था मैंने। और पहला जो है मेंस मैंने 96 में लिखा था। उसके बाद वो भी मतलब इंटरव्यू तक पहुंच गए थे और उसके बाद एक प्रीलिम्स भी मिस हो गया था मेरा। तो ये मतलब एक बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि अगर इस बार नहीं होगा तो क्या। तो फिर आके बैठ गए। अब फिर घंटी बजती है और उसी का फोन आता है कि नहीं, देख लिया है, दोबारा देखा है लेकिन नीचे, रैंक नीचे है, मतलब रैंक नीचे है बट हो गया है। तो कम से कम इतनी संतुष्टि हुई कि हो गया है। तो मेरी रैंक 277 थी उसमें। तो उसके हिसाब से शायद मुझको उस समय, चूंकि ओवरऑल सीट्स बहुत कम थी, वो ऐसा दौर था 98 से 2002 तक जिसमें आईएएस में सिर्फ 55 सीट्स थी। तो जनरल कैंडिडेट्स को शायद पहले 30 में आना पड़ता था आईएएस के लिए, और आईपीएस की 36 होती थी और कुल मिला के सब 300-400 सीट्स होती थी। अब तो ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये भी एक मुश्किल थी। अब 277 पे मुझे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिलती शायद। तो उसके बाद मैं चला गया, उस समय यूपी पुलिस सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो हमने कहा था ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि मेरा टेम्परामेंट उसके लिए है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ट्रेनिंग पीरियड में मैं अपने आप को टेस्ट करूँ, देखूं कि मैं उतने रिगरस ट्रेनिंग को झेल सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं। तो मुरादाबाद में ट्रेनिंग हुई 30 जून से और मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो मार्कशीट आती है, उस समय यूपीएससी की मार्कशीट आती थी। अच्छा। मार्कशीट आई, मेरे फादर ने फ़ोन किया कि बेटा तुम्हारा जो दूसरा ऑप्शनल था उसका कोड था कुछ शायद 72 कोड था, तो उसका सेकंड पेपर में तुम्हारे 70 नंबर है, बाकी में तो बहुत अच्छे। में से 300 में 300 में से 70। पहले पेपर में 178 थे, 178, दूसरे में 70 थे और बाकी सब में बहुत ही कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे थे। तो ओवरऑल 1200 एंड समथिंग थे, 1280 शायद थे। 1261 टोटल मार्क्स 1261 थे। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता, क्योंकि पिछली बार जब मेंस लिखा था तब ये इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड पेपर था मेरा और उस समय बहुत अच्छा नहीं था, तभी 138 मिले थे। तो ये नहीं लगता मुझे मेरे नंबर हैं। ठीक। तो उसके बाद एक दिन की छुट्टी मिली, हम घर आए, हमने एक अंकल से पूछा कि क्या कोई तरीका है कि इसको वेरीफाई करा सकें। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तरीका तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन ऐसे भेज दो एक चिट्ठी। उस समय इतने माध्यम नहीं थे ना कि मेल लिख दिया, आसान नहीं था सब कुछ। बोले चिट्ठी लिख दो। माय गॉड। तो मैंने हाथ से एक चिट्ठी लिखी, पता भी नहीं था क्या लिखना है, किसको लिखना है। तो सेक्रेटरी द यूपीएससी करके एक चिट्ठी लिखी, मुझे लगता है कि ये नंबर मेरे नहीं है।
क्योंकि बाकी आप पेपर्स में देखेंगे तो सब में हमने कंसिस्टेंटली जो है 160 170 स्कोर किए हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे नंबर हैं। तो क्या कोई तरीका है कि मैं ये वेरीफाई करा सकूं? कॉन्फिडेंस देखिए। और इसके बाद 1 महीने बाद अचानक होता है, पेपर में खबरें छपती हैं, तो यूपीएससी मिस्ट्री डीपन्स। और फिर 1 सितंबर की बात है, शायद 1 सितंबर को न्यूज़ छपती है। मेरा एक फ्रेंड जो है वो पेपर लेके मेरे फादर के पास आता है, हम तो मुरादाबाद में थे, और वो फ़ोन करते हैं कि बेटा रिज़ल्ट चेंज हो गया है, तुम्हारे 26 रैंक हो गई है। और क्योंकि वो नंबर वाकई मेरे नहीं थे, मेरे नंबर 176 थे उस पेपर में, जो किसी क्लरिकल एरर की वजह से किसी और के में चढ़ गए थे और किसी और के नंबर मेरे में चढ़ गए। तो किसी दूसरे की रैंक भी तो नीचे हो गई होगी? उससे कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन शायद जिसके नंबर, जिसके खाते में मेरे नंबर जुड़े थे, उसका हुआ ही नहीं था। अच्छा, हाँ। तो 20 सालों के बाद जब हम दिल्ली में पोस्टिंग पे आए थे, तो हमने कहा कि जिस चेयरपर्सन ने ये निर्णय लिया था, कम से कम उससे मिलकर उसको धन्यवाद तो देना चाहिए। तो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ चेयरपर्सन हुआ करते थे। तो हमने पता किया कहाँ रहते हैं, फिर उनसे मिलने गए। फिर उन्होंने बताया कि मुझे पूरी तरह से याद है, तुम्हारी हाथ से लिखी हुई चिट्ठी आई थी, और फिर मैंने उस चिट्ठी को एक जॉइंट सेक्रेटरी को दिया था कि फैक्ट्स वेरीफाई करके 2 दिन में मुझे बताना। 2 दिन के बाद वो आए, उन्होंने कहा कि हाँ सचमुच गड़बड़ हो गई है। और फिर मैंने पूरी जांच करवाई, तुम्हारी कॉपी फिर से जचवाई, वो नंबर तुम्हारे 176 थे। फिर मैंने सरकार में लोगों को बताया, उन्होंने गो अहेड दिया कि नहीं, अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करके उसे ठीक करना चाहिए। और वो ठीक की गई, और उसके बाद जो 277 रैंक थी वो 26 हुई, और मुझे आईएएस मिला। मैं पहुंचा, फिर असम का ऑर्डर मिला। तो वहाँ अभी देखिए ना सुरेंद्र नाथ जी की एक बात, वही चाहते तो वो चिट्ठी डस्टबिन में फेंक सकते थे। कई बार हम जब एक जिम्मेदारी वाले पद पे होते हैं तो एहसास नहीं करते कि हमारा एक कदम किसी एक बच्चे की भी जिंदगी बदल सकता है, और आपके सिस्टम में ट्रस्ट या तो ला सकता है या ट्रस्ट हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। बिल्कुल। कितनी प्रेजवर्दी काम है जो उन्होंने उस वक्त किया। इतनी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने बातों बातों में ये भी बताया कि देखो, मेरे पास ये विकल्प भी होता, या किसी के पास भी ये विकल्प होता कि इसे, जैसा कि आपने इग्नोर कर दीजिए। हाँ, क्योंकि यूपीएससी की साख पर भी तो एक वो है ना। हाँ, तो लेकिन बोला कि ये इंस्टीट्यूशन बना कैसे है, ये इंस्टीट्यूशन या इसकी क्रेडिबिलिटी इसलिए बनी है क्योंकि हम लोग हर चीज़ को महत्व देते हैं। और अगर यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति उस बच्चे की बात नहीं सुनेगा जो मेहनत करके अपने श्रम से या तमाम संघर्षों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचा है, तो उसका व्यवस्था में विश्वास कैसे रहेगा। और अगर हिस्सा बनने वाला और अगर मान लीजिए मैंने जांच कराई है, और जांच कराने के बाद मेरे पास ये भी विकल्प है कि मैं कुछ ना करूं, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जो मेरे ऑफिस में ये जानता है कि इनको पता था और इसके बाद भी इन्होंने नहीं किया, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, जो मैंने एक निबंध में, एक किताब में लिखी भी, कि संस्थाएं बनती कैसे हैं और वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो बहुतों के विश्वास का प्रतीक होती हैं। वाकई मैं जब भी आपकी कहानी सुनती हूँ, मुझे उनके प्रति एक मन में ये आता है कि कितनी बड़ी बात है, और ये हम सबके सीखने वाली बात है, स्पेशली वो लोग जो जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे हैं। अच्छा, लेकिन आप तक कम्युनिकेशन आने से पहले अखबार में छप गई ये बात? हाँ, अखबार में छप रहा था। अखबार में क्योंकि उन लोगों ने रिलीज वगैरह भी दी कि एरर जो है डिटेक्ट हुआ, इट हैज़ बीन करेक्टेड, ऐसा मतलब सुनते हैं। मुझे नहीं पता था, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत तरह की भ्रांतियाँ थीं। कुछ को ये भी लगता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मेरी पहुँच बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों तक है और इस वजह से ऐसा हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आता हूँ, और मैंने सिर्फ हाथ से लिखी हुई एक चिट्ठी भेजी थी। कुछ लोगों को ये भी भ्रम था कि शायद कोर्ट से ऑर्डर आया है और जिस वजह से, इस वजह से ये हुआ। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है रेडी थे, उनको रोका गया, और फिर जो है जिस तरह के बदलाव हुए, उस बदलाव के बाद जब रिजल्ट बदला गया, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है पहले 6 सितंबर 1999 को शुरू होना था। फाउंडेशन कोर्स होता है मसूरी में, जो सारी सर्विसेज एक साथ पहले 100 दिन के लिए जाते हैं, और वो इंटर सर्विस कामराडरी के लिए और बेसिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है। तो वहाँ उस कोर्स को भी 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया गया था। तो 6 सितंबर को शुरू होने वाला कोर्स 20 सितंबर को शुरू हुआ,
और मेरे बैचमेट्स को आज तक शिकायत है कि उन 2 हफ्तों की सैलरी कौन देगा। बट आपने तो वाकई मतलब इतिहास रचा हुआ है यूपीएससी में, तो सभी सर्विसेज में ज्यादातर लोग जानते शायद होंगे आपके नाम ये को। शायद पहली बार हुआ है, क्योंकि उस दिन और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ आज कभी तक? नहीं हुआ। यूपीएससी ने कभी अपनी कोई गलती? कभी नहीं हुआ है, शायद हुई ही नहीं होगी गलती, या मेरे ही केस में वो बताते हैं कि शायद लास्ट लेटर में कुछ स्मजिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ये गलती हुई थी। अच्छा एक बात बताइए, कोई एक खुशखबरी एकदम आती है तो हमारा एक रिएक्शन होता है, लेकिन ये कोई खुशखबरी जब इतने रुकते आती है तो शायद हमारा रिएक्शन खत्म हो जाता है उस समय तक, जब तक या हमें शायद ईश्वर तैयार कर रहा होता है हाँ कि आपको जो चीज़ मिल रही है वो मेरे इंटरवेंशन से मिल रही है। आप जो है अपने दम पर ज़्यादा कूदने की या उड़ने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था, हर रात लगता था कि कोई चमत्कार होगा। अब वो सिर्फ लिखने के बाद वो सिर्फ विश्वास था कि ये नंबर मेरे नहीं है। अच्छा, इस तरह का एहसास जो है वो हर रात महसूस करते थे, और यही लगता था कि ये नहीं है मेरे, कुछ होगा, और हो गया। अब पता नहीं, मतलब इस तरह के चमत्कार होते हैं, मुझे तो लगता है सबके जीवन में होते हैं। कॉन्फिडेंस मतलब सब किसी बच्चे में, स्टूडेंट में होना, कॉन्फिडेंस तो ये था क्योंकि मेरा पेपर वाकई बहुत अच्छा हुआ था, और अगर 178 फर्स्ट पेपर में नहीं आए होते या दूसरे पेपर्स में भी इसी रेंज में नहीं आए होते, तो मुझे लगता है शायद स्कोरिंग पैटर्न या जो जिस तरह से चेक किया गया है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली किया गया है। वैसे बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है, लेकिन और पिछली बार एक बेंचमार्क था मेरे पास कि जब उतना अच्छा नहीं था तब 138 थे, और इस बार तो मैंने बहुत अच्छा किया था, सारे आंसर्स बहुत अच्छे लिखे थे, तो 70 का तो कोई तुक नहीं बैठता। तो इस वजह से भी ये विश्वास था, और फिर शायद कुछ और था जो खींच रहा था। मुझे आईएएस में जाना था, मुझे असम पहुंचना था, असम में मेरे बच्चों का जन्म होना था, इसलिए मुझे वहां जाना था। तो डेस्टिनी में बिलीव करते हैं आप? बहुत भविष्य खींचता है, और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि जीवन में जो बड़ी घटनाएं हैं वो पूर्व निर्धारित हैं, और बाकी चीज़ें उनके इर्द गिर्द जो है फिट हो जाती हैं जिक्सॉ पजल की तरह। इसीलिए शायद आपको हिम्मत मिली कहीं से कि आप ये चिट्ठी लिखें, ना लिखते छोड़ देते कि चलो जो मिला है वो सब कोई करवा रहा था। मतलब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वो चिट्ठी भी लिखता या उसके बारे में सोचता। किसी ने सोचने की प्रेरणा दी, किसी ने लिखने की प्रेरणा दी, किसी ने वो प्रेरणा दी कि वो चिट्ठी कोई पढ़े तो उस पर कार्रवाई हो। जबकि यूपीएससी के पास हजारों, सैकड़ों, लाखों चिट्ठियां आती होंगी, या किसी भी ऑफिस में हजारों लाखों चिट्ठियां आती हैं। कौन खोलता है हर चिट्ठी को? हर चिट्ठी पे तुरंत कार्रवाई हो जाए ऐसा तो नहीं। और अगर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती उसके बाद वो गलती पकड़ी जाती तो वो मुझे नहीं लगता कभी सामने आती। वो तो पता नहीं, वो उसका क्या करते तब? ओह माय गॉड। अच्छा, अब एक मेरा सवाल है सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आपने मेरे ख्याल से एक तो जैसे आपने कहा एक सिंपल मध्यम वर्गीय परिवार, पिता आपके टीचर थे। आपने कोचिंग नहीं की है शायद? नहीं, कोचिंग नहीं की हमने। अब हम देखते हैं बच्चों लाखों रुपए खर्च करके दिल्ली आते हैं, परेशानियों में रहते हैं, और अभी वो परेशानियां बहुत उजागर हुई थी जब वो एक हादसा हुआ यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तब ज्यादा ये बात उठी। और इनफैक्ट हम लोगों ने भी कई जगह कहा कि बच्चों घर बैठ कर क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या कोचिंग में ही आना जरूरी है? और फिर मुझे पता चला आपके बारे में कि आपने बिना कोचिंग के उस समय यूपीएससी क्लियर किया। कैसे करते हैं? वो हिम्मत या प्लानिंग, क्या चीज थी आपकी ताकत जिससे आप आज यहाँ हैं? एक तो मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा होगा। मतलब ये विश्वास था, और बचपन से ही विश्वास दिया था मेरे शिक्षकों ने, मेरे माता पिता ने और मेरे मित्रों ने। पढ़ाई में बहुत होशियार थे? पढ़ाई में अच्छे थे, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे थे, डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, क्विज में भी बहुत आगे थे, एसेज भी लिखते थे। तो ऐसा था कि जो ये चाहिए, जिस तरह के का एक ग्राउंडिंग चाहिए वो मेरे पास है। अच्छा। फिर मुझे ये भी लगता था कि एक ही सीट तो चाहिए, हम कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, एक ही तो चाहिए मेरे लिए, तो वो भी मिलेगी। ये विश्वास था, एक आत्मविश्वास था। वो आत्मविश्वास का शायद अतिरेक ही था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। बट वो भी ठीक है, अच्छी बात है। जो होता है सब अच्छा होता है, वो आपको कहीं ना कहीं और परिपक्व या मांझने के लिए होता है, वो मेरा मानना है। तो वो विश्वास था। दूसरी बात ये है कि कोचिंग में ऐसा वो क्या दे देंगे जो मैं खुद नहीं हासिल कर सकता, ये भी एक था। अच्छा। कोचिंग उनके लिए अच्छी है जिन्हें ये गाइडेंस चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं। अगर वो हेल्प करता है तो अच्छा है, जिसके लिए हेल्प करता है अच्छा। मुझे नहीं लगता था कि मुझे आवश्यकता।
अच्छा। तो मैंने ये ज़रूर जो भी स्टडी मटेरियल है वो कलेक्ट किया। हम्म। पहले दिल्ली आए, दिल्ली में फोटोकॉपीड मटेरियल मिलता था, हम्म। वो सस्ता भी मिलता था, हम्म। वो खरीदा। और उसके बाद ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स भी आता था, हाँ हाँ याद। उसका भी मटेरियल इकट्ठा किया। तो वो सब मटेरियल इकट्ठा किया, टेक्स्ट बुक्स इकट्ठी की। फिर लाइब्रेरी, आईआईटी की लाइब्रेरी में या क्राइस्ट कॉलेज कानपुर की लाइब्रेरी से बुक्स भी इशू कराते थे। वहाँ पढ़े हैं आप क्राइस्ट में शायद? क्राइस्ट में पढ़े हैं, तो वहाँ से। और आईआईटी में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। आईआईटी की लाइब्रेरी में इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छी बुक्स थी, तो उनकी एक्सेस मुझे अपने फ्रेंड्स के ज़रिए मिली। और मैंने वो उन बुक्स से मुझे लगा कि मेरे तैयारी ठीक है और मुझे कोचिंग की आवश्यकता नहीं। तो किसी ब्यूरोक्रेट से या किसी से मदद नहीं ली आपने कि जो आपको बता पाए कि कैसे तैयारी करनी है, गाइडेंस दे पाए? नहीं, ऐसा तो नहीं। मेरे साथ में एक हमारा सहपाठी था, उसके पिताजी ज़रूर आईएएस अफसर थे, श्री आर.के. मित्तल, यूपी काडर के। उनसे कभी कभी बातचीत हुई थी, बट वो काफ़ी पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया था 75 में। तो ऐसा कोई हाल फिलहाल कोई एस्पिरेंट या सक्सेसफुल कैंडिडेट, उससे मेरी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन पढ़ते रहते थे, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती थी। हाँ। वो पढ़ते थे। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू में हम एसेज कंट्रीब्यूट करते थे, और बहुत छोटे से कर रहे हैं। क्लास 9 में पहला एसे लिखा था, और लास्ट तक मेरे कई एसेज उसमें पब्लिश हुए। तो वो भी एक हौसला देने वाली बात थी कि इस लेवल पे मैं लिख सकता हूँ। तो मुझे जहाँ तक लिखने की है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि क्या पढ़ना है, तो आई विल बी एबल टू हैंडल इट। ये मेरा विश्वास था। सब्जेक्ट्स क्या लिए थे आपने? सब्जेक्ट्स उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। तो मेरा पहला ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और दूसरा इंग्लिश लिटरेचर था। तो मतलब क्या आपको लगता है आज तो, और अब जो जितने ये हजारों बच्चे जो चले आते हैं, आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन इसमें क्या है? क्या बच्चों को यहाँ दिल्ली आकर इतने महंगे महंगे कोचिंग में इतना पैसा खर्च करने की, या जिस तरह की लाइफस्टाइल यहाँ हो जाती है, एक कमरे में 4-4 5-5 बच्चे रह रहे हैं, 12th फेल में तो सबने देखा भी। क्या ये जरूरी है? क्या बच्चा अपने घर रहकर पढ़ नहीं सकता? उस बच्चे की क्षमता और विश्वास पर भी निर्भर करेगा। अगर उसे लगता है कि उसे किसी तरह के परामर्श से लाभ मिल रहा है, तो उसे लेना चाहिए। अच्छा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर उसे उस तरह का माहौल मिल रहा है या गाइडेंस मिल रही है, तो कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर वो स्वाध्याय से या अपनी तैयारी से भी कर सकता है तो भी ऐसा भी संभव है। और ये नामुमकिन नहीं है, इसकी मिसाल ये नामुमकिन नहीं है, ऐसा बहुत लोगों ने किया है। हाँ, और ऐसा बहुत लोगों ने किया है। मतलब कोचिंग इंडिस्पेंसेबल है, कोचिंग को करना ही है, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन कोचिंग से अगर आपको फायदा मिल रहा है तो भी ठीक है। एक और चीज की मिसाल है आशुतोष जी, मैनिफेस्टेशन। अब ये सब वर्ड्स बहुत होने लगे कि एनर्जी आप जो अट्रैक्ट करें या जो आप बोलें, इन्होंने बहुत बचपन में मैनिफेस्टेशन को कैसे प्रैक्टिस किया, वो आप बताएंगे? नहीं, मैनिफेस्टेशन करके मैंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तब हमें कहाँ पता होता था मैनिफेस्टेशन कुछ वर्ड है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन खेल खेल में या ये जरूर था कि अपने नाम के आगे हम आईएएस लिख देते थे। तो अब वो मुझे लगता है कि वो एक बच्चे का दिवा स्वप्न भी था, जो उस सपने से इतना जुड़ा हुआ है कि वो हर समय उसके बारे में सोच रहा है। और सोचते सोचते कहीं ना कहीं अपने आप को उन 3 अक्षरों से जोड़ लेने की जो ललक थी, वो इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को, अब वो जब तक अक्षर नहीं जुड़ते, मैं अपने नाम को उन अक्षरों से जोड़ लूं, ये था। अब फिर ये अक्षर, जैसा कि भगवान की कृपा से ये अक्षर जुड़ गए, अब ऐसा लगता है कि वही अक्षर मेरी पहचान नहीं है, इनसे इतर भी मेरी एक पहचान है। और इनसे इतर जो भी मेरी पहचान है या उस पहचान की संभावना है, वो मुझे ढूंढनी चाहिए। चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं। हालांकि आपके अलावा मैंने अपने पिता से सुना है कि बहुत गरीबी में पले बड़े, तो जब छोटे थे तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के लिखते, हमेशा लिखते ही थे डॉक्टर हरीश बादल। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि जो आप बनना चाहते हैं उसको पेपर पे तो पहले लिख ही दीजिए। आजकल लोग ये कहने लगे ये बात। तो सर मेरी मित्रता क्लास 5 में शुरू हुई, और क्लास 10th के बाद मित्रता बहुत प्रगाढ़ हुई। एक बार की बात है कि मैं आशुतोष के घर गया। आशुतोष के घर में जो इनका कमरा था, वो इस तरह से था कि जब एंटर करते थे घर,
तो बीच में आंगन आता था और आंगन के बाद स्टेयर्स थे और स्टेयर्स चढ़ के एक छोटी सी कमरा था जिसमें आशु पढ़ाई करते थे। और इस कमरे का जो तापमान था वो हमेशा बहुत ज्यादा रहता था, बहुत गर्मी रहती थी। और एक छोटा सा टेबल फैन वहां लगा था, हम पंखा नहीं चलाते थे, चलता नहीं था, मतलब ये गर्मी में ही पढ़ते थे ये। एक दिन ऐसे ही बात करते हुए देखते हुए, ये लिखते भी थे बहुत, तो हर चीज अपनी दिखाया करते थे कि कोई पोएट्री लिखी, कुछ भी लिखा तो दिखाया। तो एक दिन इनका रजिस्टर देख रहा था मैं, तो मैंने देखा कि लास्ट में लिखा था आशुतोष अग्निहोत्री IAS। इस बात से एक चीज जरूर प्रूव हो जाती है कि अगर आप बहुत इंटेंसली यूनिवर्स में कुछ भी चाहते हैं तो वो चीज मटेरियलाइज जरूर होती है। ये सही बात है कि जिस कमरे में मैं पढ़ता था उसकी जो ऊंचाई थी वो 6 फीट की थी, वो दुछत्ती थी, जैसा कि पहले घरों में हुआ करते थे। और छोटा सा कमरा था, लेकिन बहुत सुकून देता था। और पंखा क्यों नहीं चलाते थे? उस कमरे में एक्चुअली उसमें सीलिंग फैन तो लग नहीं सकता था, तो एक टेबल फैन था उसमें, और टेबल फैन आवाज़ बहुत करता था। और वो आवाज़ से मुझे लगता था कि कहीं कंसंट्रेशन जो है भंग हो रहा है मेरी, इसलिए मुझे गर्मी सहने की आदत है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती आज भी। तो हम एसी का प्रयोग बहुत कम करते हैं, और कई सालों के बाद हमने जो है बच्चों के चलते जो है एसी लगवाए हैं, वरना हमें गर्मी थोड़ी कम लगती है। क्या बात है। अच्छा, तो हमारे यहाँ जब कानपुर का कोई गेस्ट आता है, एक्टर जो अमित सियाल हैं वो आए थे, तो हमने कानपुर पे काफी देर चर्चा की थी। तो आप पर कानपुर का कभी रंग नहीं चढ़ा? जो वो 15-16 साल के जो लड़के होते हैं, ठेठ कानपुरिया नहीं बने आप कभी? कभी नहीं, मतलब बचपन से एक ऐसी इमेज में कैद हो गए कि उस इमेज से बाहर नहीं निकल पाए। एक गुड बॉय इमेज में कैद कर दिया मेरे टीचर्स ने, मेरे घर वालों ने, और मुझे कभी शैतानी करने ही नहीं दी। बट दोस्त तो होंगे सब कानपुरिये वाले जो। दोस्त हैं। मैं अभी अमित को भी मैंने एक किस्सा सुनाया था कि हम जब गए थे तो एक रेड लाइट पे, सिग्नल पे हमारी जब गाड़ी खड़ी थी, तो अचानक बहुत हर तरफ से लोग हमारी गाड़ी को पीटने लगे, अभी पिछले साल की बात। तो हमने देखा क्या हुआ, तो बोले आगे बढ़ाओ। तो हमारे ड्राइवर दिल्ली का था, उसने कहा सिग्नल है। बोले सिग्नल है तो क्या हुआ, बढ़ो। तो मतलब कानपुर में आप रेड लाइट पे रुके हैं, ये तो मतलब आपके अंदर जो कानपुरियत है उसका अपमान है। तो आपके अंदर नहीं है, लेकिन अपने अंदर आप कुछ तो, कोई तो कानपुरिया गुण रख लेते। कानपुरिया नहीं, कानपुरिया भाषा या मुहावरा मुझे बहुत पसंद है। और कभी कभी उस रंग में रंगने में का भी अपना आनंद है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक जो कहा ना, सौम्य और शिष्ट होने का जो दबाव था, उसने मुझे पूरी तरह से कानपुरिया होने नहीं दिया। चलिए, अब जब सर्विस में आए, कोई अगर आप असम काडर के हैं या दिल्ली, उसके बाद दिल्ली की जो सर्विसेज हैं, आप अपना अगर आप कहें कि मेरा सबसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे आज? बहुत सारे हैं। और असम में जब आप उन पदों पर रहते हैं जहां आप सीधे जनता से बात करते हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण कर पाने की स्थिति में होते हैं, जो कि फील्ड की पोजीशंस होती हैं। पहले आप SDM बनते हैं, फिर उसके बाद DM बनते हैं, और जैसा कि आपने कहा, DM के पास बहुत सामर्थ्य है कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। SDM जब बने थे हम, एक गोसाईगांव नाम का एक छोटा सा सब डिवीज़न था जो असम पश्चिम बंगाल की सीमा पर था, कोकराझार ज़िले में आता था। अच्छा। और वहाँ पर जो मेरा 1.5 साल का कार्यकाल रहा, उसने भी ऐसे अनुभव दिए, क्योंकि बोडो और संथाल की जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थी, उनका एक बहुत काला इतिहास था, और उसके चलते कुछ लोग, बहुत सारे लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स में रह रहे थे। तो उनका रिहैबिलिटेशन कराना। और वहाँ पर पहली जो है लड़ाई, करप्शन के साथ पहली लड़ाई शुरू हुई, वो भी था कि वहाँ पर इंटरस्टेट चेक गेट था, उस चेक गेट पे कुछ अनियमितताएं थी, उनको ठीक करने का प्रयास किया। तो वो एक अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सिखाया। और दूसरा, पहली बार डिब्रूगढ़ नाम के ज़िले में मैं DM बन के गया। वो एक बहुत ही 3 वर्ष का अनुभव बहुत अच्छा रहा। पहला साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। किसी भी नई जगह जाते हैं आप, तो पहले आपको जमने में या स्थापित होने में थोड़ा समय लगता है। लोग आपको जानते हैं, आपको परखते हैं, आपकी परीक्षा करते हैं तरह तरह से। और फिर उसके बाद जब आपकी क्रेडिबिलिटी और इमेज दोनों स्थापित हो जाती हैं, तो उसके बाद ज़्यादा परेशानी नहीं होती आपको अच्छे काम करने में। तो वहाँ पर
गैस क्रैकर परियोजना थी, उसका भूमि अधिग्रहण करना था, उसको लेकर बहुत सारी शंकाएं होती हैं, जैसा कि अमूमन होता है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी होते हैं। तो उनको ट्रांसपेरेंटली करते हुए, सबको साथ लेकर जो काम किया, उसको लेकर काफ़ी संतोष है। फिर उसमें वहाँ पर जो डिब्रूगढ़ एक अच्छा सा पुराना सा टाउन है, उसमें छोटे छोटे पार्क्स का निर्माण बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो कुछ उस करने में बहुत संतोष आया। फिर उसके बाद गुवाहाटी में थोड़ा सा लैंड इश्यूज थे, कुछ लोगों की जो ज़मीन थी वो कुछ कागज़ या तो सही नहीं होते थे या उनमें कुछ खामियां होती थी, जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग होते थे जो हड़प लेते थे या उस पर कब्ज़ा कर लेते थे, उसको दूर करने के प्रयास किए। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिन्होंने बहुत संतोष दिया और सम्मान और स्नेह मिला। मैं तो कृतार्थ हूँ। बहुत अच्छा रहा। एक बात बताइए, एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी के लिए, जो हम लोग बात कर रहे थे कि मेजॉरिटी कैसी और ईमानदार लोग कम होते हैं, उस सिस्टम से जूझना कितना मुश्किल होता है कि आपके आसपास जितने लोग हैं और आप जान रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है, जैसे आपने कहा अनियमितताएं, आपने बहुत सॉफ्ट वर्ड यूज़ किया, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें, डीएम तो बहुत कितने सारे, लोगों से डील बहुत करता सारे। है और आपको पता है कि आपका अपना सिस्टम भी क्लीन नहीं चल रहा है। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर एन ऑफिसर, एंड जो है ईमानदार वो कैसे इससे देखिए, आप अगर बचे? ईमानदार हैं तो ये आप या तो ये आपकी चाहत है, आपकी अभिलाषा है कि आप ईमानदार हैं। आप किसी विवशता में ईमानदार नहीं हैं, या तो आपके जन्म से आपके जो संस्कार हैं, जो जीवन मूल्य हैं, वो आपको कुछ और होने नहीं देंगे। क्योंकि आप अगर ईमानदार हैं तो इट्स योर चॉइस, और अगर आप ईमानदार हैं तो जैसे हैं वैसे रह के काम करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है उनको आपकी ईमानदारी से या आपके साफ सुथरे रहने से प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप दूसरों को अफेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन आप अगर सिर्फ ईमानदार बने हैं और व्यवस्था में सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपकी ईमानदारी का थोड़ा बहुत प्रभाव तो होगा, बट फायदा कुछ नहीं होगा जनता, मतलब बहुत सस्टेनेबल या उस स्केल का फायदा नहीं होगा। तो आपको व्यवस्थाएं भी ऐसी बनानी होंगी, दूसरों को भी मोटिवेट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे फेंस हिटर्स होते हैं सिस्टम में। फिर वही विकास जी की बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे होंगे ही, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे होंगे ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे हों या बुरे हों कि वह पोह में अच्छे होना चाहते हैं, लेकिन बुरे होने का आकर्षण भी है, और सिस्टम वहाँ ढकेलता भी रहता है। सिस्टम ढकेल भी रहा है या सिस्टम उसको अपोज नहीं कर रहा। इसको ऐसा कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी चॉइस है, अगर आप बेईमान हैं तो सिस्टम आपको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करता तो शायद और लोग भी ईमानदार बने रहते। तो यहाँ ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर बेईमान होने के लिए डिसइंसेंटिव हो और ईमानदार होने के लिए इंसेंटिव हो, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग योर पर्सनल चॉइस। तो ऐसी चुनौतियाँ आती हैं जब आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन इस टीम में 2 लोग ऐसे हैं जो इसको होने नहीं देंगे, या रोड़े अटकाएंगे, या अवरोध पैदा करेंगे, या साजिशें रचेंगे। तो वो सब तो होगा, लेकिन अगर आपने ये ठानी है कि आपको अच्छा करना है तो आपको उन अवरोधों से भी निपटना है, और जो भी किसी भी तरह की कमियां हैं, खामियां हैं, उनसे भी निपटना। एक और मैसेज सुनवाते हैं आपको। अच्छा, अभी और भी हैं? आप के कार्यक्रम में आपके लिए आनंद। 1 मिनट में बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सर कोशिश करते हैं। आपके साथ लंबे समय तक मुझे काम करने का और जीवन जीने का अनुभव मिला है, और इतने वर्षों में मैंने आपको बड़े करीब से देखा, समझा है, आपका सानिध्य मिला है। आपने हमेशा जो है व्यवहार, प्रेम, स्नेह और अपनापन दिया है। आप को जब भी मैंने देखा है, आप एक अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, साफ मन के व्यक्ति, पवित्र मन के व्यक्ति, और इतना ही नहीं, पवित्रता में विशालता भी है, एक विशाल हृदय और
संस्कृति और साहित्य से भरा हुआ, प्रेम स्नेह से भरा हुआ, राष्ट्रवाद से भरा हुआ, और मुझे लगता है कि मूल्यों और विचार से भरा हुआ। ये बड़ा अनूठा संयोग है कि जहाँ एक तरफ एक अच्छे अधिकारी हैं, वहीं एक अच्छे पुत्र हैं, वहीं एक अच्छे पिता हैं, वहीं एक अच्छे लेखक हैं, एक अच्छे चिंतक हैं, एक अच्छे विचारक हैं, और कविता की धारा और आपके अध्यात्म के विमर्श की तो बात ही क्या। आप यूं ही लिखते रहें, खूब लिखें, और इतना लिखें कि साहित्य आगे बढ़ता रहे। अविरल धारा, साहित्य के अविरल धारा में आपका जो योगदान है वह साहित्य को, शब्द को, उसके भाव को, उसके हर एक रूप को, आकार को उच्चता, भव्यता और विशालता देता रहे। ऐसे ही मैं कामना करता हूँ। 1 मिनट में नहीं बोले, पहली बात तो ये। मैं आपसे यही कहने वाली हूँ कि आपके लिए हमने जिससे मैसेज मांगा, हाँ। हमने सबसे कहा 1 मिनट, और एक भी व्यक्ति ने 1 मिनट नहीं बोला। सबसे इन ज्यादा लोगों को अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए। इनको पहले प्रेसी लिखनी सीखनी चाहिए कि कैसे कम शब्दों में जो है बात की जाए। इन सबको दंड देने का अधिकार मेरे पास है। देखिए अब और आपके कार्यक्रम के बाद इन सब लोगों को इसकी क्लास ली जाएगी कि कैसे 1 मिनट में अपनी बात पूरी की जाए। तो आप पहले इंसान मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्हें अपनी तारीफ सुनने में इतना कष्ट हो रहा है। बहुत एम्बैरेसिंग होता है। तो लेकिन अधिकारियों को तो आदत होती, मुझे तो लगता है अधिकारियों को शौक होता है, अच्छा लगता है कि सब उनकी तारीफ करें। नहीं, आपको नहीं है? मुझे नहीं है। वैसे मतलब मनुष्य की प्रवृत्ति तो होती है कि उसे अपने बारे में अच्छा सुनना, और अपने बारे में अच्छा सुनना अच्छा लगता है, और अपने बारे में बुरा सुनना बुरा लगता है। तो मेरे अंदर भी वैसा मनुष्य है, लेकिन जब अति हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो हम आपको 5 मिनट का मैसेज 2 मिनट करके, 1.5 मिनट करके सुना है, क्योंकि आपके लिए सबने बहुत अच्छा बोला है और सब भावों में से बह गए हैं कि किसी ने भी 1 मिनट नहीं, जो भी उन्होंने बोला है वो हृदय से बोला है, और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मुझे इतना स्नेह और आदर दिया, इसके लिए मेरा आभार। लेकिन सच में मतलब अगर प्रशंसा सुनना जो है वो मुझे असहज कर देता है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि मैं इतने के योग्य नहीं। अच्छा एक बात बताइए आशुतोष जी, जिस तरह के आप हैं, मैं आपको जैसा जानती भी हूँ, इतना शांत, कभी सर्विस में तो गुस्से में आते हाँ, होंगे ना, बहुत कभी डांटते आता है, होंगे बहुत लोगों आता को है। आप? और मेरी छवि भी वैसी ही है कि मैं काफ़ी जो है कड़क अधिकारी के रूप में जाना जाता हूँ। क्योंकि ऐसे देख के लगता नहीं है। तो जहाँ पर, लेकिन मेरा गुस्सा बहुत देर नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए आता ज़रूर है। और अगर चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, या मुझे किसी के बारे में अगर ये पता चल जाता है कि ये आदमी खराब है, तो मुझे गुस्सा आता है। और कोई अगर किसी को जानबूझ के परेशान करता है तो गुस्सा आता है। कोई व्यवस्था को इस तरह से नुकसान पहुंचा दे कि उसकी भरपाई ही ना की जाए तो गुस्सा आता है। लेकिन थोड़ा सा क्रोध क्षणिक होता है, उसके बाद जो संवेदना है वो फिर से जागती। बुरा भी लगता है कि मैंने ऐसा बोला, फिर किसी न किसी बहाने उसको बुला के किसी दूसरी बात कह के, कई बार मैंने लोगों को सॉरी भी बोला है कि क्रोध में मैंने ऐसा कहा, आवेश में ऐसा कहा, मेरा ये आशय नहीं था। लोग समझते हैं। कभी कभी ब्यूरोक्रेसी में खुद को मिसफिट पाया, कभी ऐसा हुआ कि मुझे लगा ऐसा तो नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाहर से बदलाव किए जा सकते। अगर आपको बदलाव करने हैं या अगर आपको व्यवस्था सुधारनी है तो आपको व्यवस्था के अंदर आना होगा। और इसलिए मतलब मिसफिट तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं मिसफिट हूँ। मुझे यही लगा कि शायद मैं और बेहतर हो सकता हूँ, दूसरे लोग और बेहतर हो सकते हैं, और इस माध्यम से व्यवस्था पूरी और बेहतर ज़रूर हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि आनंद बोल रहे थे कि बच्चों पे बोझ ना पड़े। मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो जीवन, उनको बेहतर जीवन जीने में सहायक होगा, या सिर्फ हम पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अब मेरी एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब हम लोग डिब्रूगढ़ में थे तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी और वो एक स्कूल में जाती थी। इंग्लिश में उसे 3 लेटर वर्ड सिखाए जा रहे थे, पेन, और मैथमेटिक्स में नंबर सिखाए जा रहे थे। मैथमेटिक्स में नंबर 1 से 100 तक सिखा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन 89 की स्पेलिंग कैसे लिख लेगी वो? क्योंकि इंग्लिश में आप तो 3 लेटर सिखा रहे हैं, और उसको अगर 89 की स्पेलिंग गलत लिखने के लिए डांट रहे हैं तो गलत है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम मैकेनिकल वे में करते हैं,
विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग देयर स्पिरिट और रेलेवेंस, वो ठीक नहीं है, वो बदलने की ज़रूरत है। और क्षोभ और गुस्सा जो है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपके जीवंत होने का या जिंदा होने का भी प्रतीक है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, या किसी रिलेशनशिप में भी अगर एक दूसरे से लोग गुस्सा हो रहे हैं, तो वो रिश्ता मरा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत क्रोध आना भी आवश्यक, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होना भी ज़रूरी है, उसमें कोई बुराई नहीं। क्या बात है। अब आपके दूसरे रोल की बात करें तो उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि तीनों परिचय जो पहले भी मैंने कहा, इनमें दिल के सबसे ज्यादा करीब कौन सा है, कि आईएएस अधिकारी, कवि, लेखक या शिव साधक? जैसा कि मैंने पहले कहा, एक समय में आईएएस अधिकारी था, आज नहीं है। हालांकि बचपन में ये मेरे लिए एक बहुत सबल बड़ा आकांक्षा सपना था, था। सबसे बड़ा सपना था। दूसरा, कवि, लेखक या उसकी अभिलाषा शायद ज्यादा है। शिव साधक को मैं परिचय भी क्यों मानूं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, ओशो का एक वाक्य था कि अहंकार का विसर्जन किए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। और सबसे कठिन होता है अहंकार पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि जब आप अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको विनम्रता का अहंकार हो जाता है। और विनम्रता का अहंकार भी अहंकार है। तो मैं अपने आप को शिव साधक मानने का कोई भ्रम नहीं पालता। मैं उनके असंख्य साधकों में, और जो उनके भक्तगण हैं, उनमें से एक बहुत छोटा सा भक्तगण, और एक यात्रा में हूँ। शिव की आराधना कर पा रहा हूँ, यही उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आपने अहंकार की बात की ना, ओशो, एक और बात मैं कई बार ओशो के कई डिस्कोर्स में सुनती हूँ कि अज्ञानता से ज्यादा, जैसे हम हमेशा कहते हैं अज्ञानता बहुत खराब है, वो कहते हैं अज्ञानता से ज्यादा खराब है ज्ञान का अहंकार। बिल्कुल है। वो हमेशा ही कहते थे अज्ञानी हो तो ठीक है, कम से कम उसके लेके अवेयर हो, बिल्कुल, तो ज्ञान अर्जित कर लोगे, लेकिन ज्ञान का अहंकार हो जाएगा तो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, खतरा। मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। और इसलिए जो है प्रशंसा सुनना इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप ट्रिगर करता है आपके अहंकार के किसी पहलू को। तो इससे पहले कि वो ट्रिगर करे, आप उसको दूर कर देना चाहते हैं। चलिए अब लेखन पर आते हैं। बार बार ये कंपैरिजन होता रहेगा कि ऐसा लगता है कि जितनी नीरस एक नौकरी है एक ब्यूरोक्रेट की, या जिस तरह के काम होते हैं, उसमें ये कविता का रस, ये क्या पहले था बचपन में, और जैसे आपने कहा थोड़ा बहुत मैं लिखता था, फिर वो बीच में कहीं खत्म हुआ, फिर दोबारा शुरू हुआ, या उसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा लेखन ने? कैसे रही आपकी ये यात्रा? साथ कभी नहीं छोड़ा, बीज बचपन में पड़ा, लेकिन मैं कहूँगा कि वो पूरी तरह से अंकुरित तो हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से पल्लवित या पुष्पित नहीं हुआ। और मैं बीच बीच में लिखता रहता था जब वक्त मिला। और वक्त मिला, या वक्त मिलता भी था, लेकिन शब्द नहीं आते थे। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सृजन कार्य उनकी कृपा के बिना नहीं होता, क्योंकि मेरे पास शब्द तो होते थे और चाह भी होती थी कि मैं कोई कविता लिखूं, और बहुत प्रयास करके मेरी ये आदत है कि मैं किसी को भी शुभकामनाएं देता हूँ तो वो स्वरचित होती हैं। अच्छा। तो अगर नए साल पर किसी को नव वर्ष की ग्रीटिंग्स देने हैं, तो बाजार से खरीद के नहीं देते, कुछ लिख के, दिवाली पे कुछ भेजना है तो अपनी कविता, होली पे कुछ देना है तो अपने कुछ शब्द। तो ये मेरा प्रयास रहता था। तो पहले हर नए साल पर मैं अंग्रेजी की एक कविता जरूर लिखता था, जो कि म्यूजिंग्स की तरह से होती थी, और मेरा रिफ्लेक्शन होता था लाइफ के बारे में या आने वाले समय के बारे में। तो वो तो कम से कम प्रैक्टिस से या डिसिप्लिन से हो जाता था, लेकिन उसके अलावा दूसरी रचनाएं बड़ी मुश्किल से होती थी। फिर एक दौर आया 2011 के बाद से मुझे लगता है कि लेखन कार्य थोड़ा सा और अनुशासित हुआ। और जब भी मैं फ्लाइट्स में जाता था, कोई यात्रा करता था, मैं ज़रूर लिखता था, क्योंकि उस समय कोई किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। तो अपना फ़ोन खोल के कुछ लिखने लगते थे, या आईपैड खोल के कुछ लिखने लगते थे। वो प्रैक्टिस चलती रही। उसने क्राफ्ट को भी पॉलिश किया, उसने एक आदत भी डाली कि जो भी देखो, जिससे भी मिलो, कुछ समझ में आए, कुछ सोचा, वो ज़रूर लिख डालो। तो फिर मैंने प्रैक्टिस करके लिखना शुरू किया, और फिर पिछले 6-7 सालों में ये अपने आप, जैसे ना कि अपने आप आता है। जैसे पहले मैं फ्री वर्स ज़्यादा लिखता था, पहले राइमिंग नहीं होती थी इतनी कविताओं में,
अब अपने खाया आप, है उल्लू। हाँ, अब अपने आप जो है ऐसा लगता है कि सब कुछ बना के आ गया है और सिर्फ मुझे यश देने के लिए किसी ने डाउनलोड कर दिया। क्या लेखन में किसी को अपना गुरु नहीं बनाया या किसी से? लेखन में बहुत सारे लेखकों से प्रभावित हुए हम्म और मैंने साहित्य बहुत पढ़ा हम्म और मुझे लगता है कि बचपन से पढ़ने की आदत रही। मेरे पिता ने मुझे अच्छे साहित्य से परिचित करवाया और हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने की प्रेरणा दी और साथ में अन्य भारतीय भाषाओं का जो भी अनुदित संस्करण मिलता था वो मैं पढ़ने की कोशिश करता था। और इसके बाद मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य मैंने विधिवत पढ़ा, एमए वो तो किया आपने यहाँ इंग्लिश से पढ़ा। लिटरेचर में, फिर उसके बाद यूपीएससी में सब्जेक्ट लिया। तो उस सिलेबस के अलावा भी उन लेखकों की जितनी रचनाएं थी वो मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ सिलेबस तक नहीं मानना चाहता था, क्योंकि अदरवाइज जो है मेरे ऐसे मेरे आंसर और दूसरे के आंसर में फ़र्क नहीं होगा। तो अगर मेरा अध्ययन और गहरा है और विशद है तन हम उसके उनके ही, जैसे मान लीजिए जेन ऑस्टन का नॉवेल है और जेन ऑस्टन के नॉवेल के बारे में ही पूछा गया है, तो हमने अगर उनके दूसरे नॉवेल्स भी पढ़े हैं तो फिर हम वहाँ से भी रेफरेंसेस ला के उसको और एनरिच कर सकते हैं। वर्ड्सवर्थ की एक कविता है, दूसरी कविताओं से भी हम उसको कोरिलेट करेंगे तो वो आंसर और रिच बनेगा। तो इस तरह से कोशिश की। तो अंग्रेजी कवियों का, शेक्सपियर का, वर्ड्सवर्थ का, शेली कीट्स का प्रभाव बहुत पड़ा। फिर हिंदी में बच्चन, दिनकर, प्रसाद का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ा। उनको बहुत पढ़ा और कहीं ना कहीं जाने अनजाने शायद उनकी प्रेरणा मेरे लेखन में आती। आजकल हम लोग देख रहे हैं लिट फेस्ट की बिल्कुल बाढ़ आ गई है, बहुत जगहों पर लिटरेचर फेस्टिवल, लेकिन एक वर्ग है जो ये भी महसूस करता है कि किसी भी जो साहित्यिक इवेंट्स आजकल हो रहे हैं उसमें साहित्यकार कम, कवि कम और सेलिब्रिटीज ज्यादा होते हैं, एक्टर्स बुला लिए जाते हैं। आप इस समय जो हो रहा है साहित्य के नाम पर उसको लेकर क्या महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि साहित्य को जमने जमाने के लिए अगर ये करना जरूरी है तो करें, लेकिन फिर साहित्य को भी सही अर्थों में पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। अब लिट फेस्ट मान लीजिए एक ब्रांड बनना है और उसके लिए किसी सेलिब्रिटी को बुलाने की ज़रूरत है, तो हो सकता है आयोजक इसे आवश्यक माने हैं और कहीं ना कहीं किन्हीं अर्थों में वो 1, 2, 4, 5 साल में जब स्थापित हो जाए तब साहित्यकार आने शुरू हो जाएंगे, वो भी अच्छा है। तो एक दृष्टिकोण है कि पहले साल से ही अगर उसे आप विशुद्ध रूप से साहित्यिक बना देंगे तो हो सकता है वो ना चले या ना टिके, नई पीढ़ी शायद ना चले ना टिके। तो उसे उस नई पीढ़ी में उसके प्रति आकर्षण जगाने के लिए अगर ये करना ज़रूरी है तो मुझे इसे ये गलत नहीं लगता। लेकिन कुछ वर्षों के बाद मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा साहित्यकार बुलाएं और अच्छे साहित्यकार बुलाएं, अच्छे साहित्य पे चर्चा हो, युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़ें, साहित्य के महत्व को समझाएं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मनुष्य को मनुष्य बनाए रहना है या अगर बच्चों के अंदर संवेदना को जागृत करना है, उन्हें एक अच्छा नागरिक या उन्हें एक विश्व नागरिक बनाना है, तो उन्हें अच्छे साहित्य से परिचय कराने की ज़रूरत है। उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि अगर टॉल्स्टॉय को पढ़ोगे तो ये होगा, अगर शेक्सपियर पढ़ोगे तो आपको विभिन्न जितने भी चरित्र हैं या उन चरित्रों से जुड़ी विशेषताएं वो पता चलेंगी। कोई व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, उसमें उसकी पृष्ठभूमि की क्या भूमिका है। वो अपने आप में उसका शेड डार्क नहीं है या वो ऐसे ही पैदा नहीं हुआ था, वो बना है ऐसा, उसको बनाया है, किन फैक्टर्स ने बनाया है, क्यों बनाया है, इसकी अनुभूति और इसका एहसास कराना साहित्य का काम है। और इस मुझे लगता है कि इस दिशा में ऐसे आयोजन सफल हो रहे हैं। कम से कम ये नाम तो हो रहा है कि साहित्य लिट फेस्ट तो है, लिटरेचर, हाँ, मतलब इट इज नॉट जस्ट अ फेस्ट, इट इज अ लिट फेस्ट। सो लिट फेस्ट है तो उसमें बच्चा कम से कम पूछेगा तो कि व्हाट डज LIT स्टैंड फॉर, उसमें कम से कम लिट से उसकी लाइट जलेगी। लेकिन अब तो अब मैं आपके परिचय में ना थिंकर, चिंतक शब्द भी जोड़ दूंगी। मतलब सबसे अच्छी बात है, देखिए इंग्लिश में भी आप लिख रहे हैं और हिंदी में भी लिख रहे हैं। आजकल एक ही भाषा पर कमांड हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कभी एक साहित्यकार के तौर पर आज की जेनजी की जो लैंग्वेज है, हम लोग तो उसको खैर समझ ही नहीं पाते। मैं तो कई बार पूछती हूँ बच्चों से कि इसका मतलब क्या हुआ, बट कष्ट होता है कभी? आजकल जो भाषा कष्ट नहीं होता। मुझे लगता है कि वोकैबुलरी जो है वो एक्सपैंड या ग्रो करती है।
एक समय था जब आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने अच्छे लगते थे जो बहुत कठिन शब्द होते थे या बड़े शब्द होते थे, भारी भरकम शब्द होते थे, उनको सीखने की एक ललक होती थी। आज युवा पीढ़ी से एक दूसरी नई तरह की वोकैबुलरी सीखने को मिलती है। अब मेरे बेटे ही मुझसे बोलते हैं कि पापा आज मॉक कर दिया तुमको। हमने मॉक क्या होता है, तो वो कहते हैं कि मॉक मतलब कि तुमको ओवर शैडो कर दिया हमने इस फोटो में। हमने बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि तुम हमेशा मॉक करो हमको। तो ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो मॉगिंग, अभी आपको ब्रो तो नहीं बोलते हैं, चिल ब्रो आज वो कभी कभी बोल देते हैं क्योंकि मेरा उनके प्रति व्यवहार बहुत मित्रवत है। आई एम अ फ्रेंड टू देम। तो मुझे लगता है कि लेकिन अच्छी भाषा सीखना बहुत अच्छा आवश्यक है, क्योंकि आपके अंदर भाव, विचार, संवेदनाएं बराबर उमड़ते घुमड़ते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास उनको व्यक्त करने की वोकैबुलरी नहीं है तो वो भाव, विचार, संवेदना भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे मर जाएगा। तो अगर आपको उस भाव, विचार, संवेदना को जीवित रखना है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे एक जगह हम जावेद साहब को सुन रहे थे, तो वो बता रहे थे कि आपके पास अगर कम ईंटें हैं तो आपका बड़ा मकान नहीं बन सकता। तो ये ईंटें शब्द हैं आपके। अगर आपके पास अच्छे शब्द हैं और अच्छे शब्द, समृद्ध शब्द हैं, फिर मुझे ये भी लगता है कि किसी भावना या विचार के लिए एक शब्द जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है, दूसरा उसका सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति एक बहुत ज़बरदस्त आकर्षण है या स्नेह है, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। उसकी जगह में कोई दूसरा शब्द अगर व्यवहार में लाता हूँ तो वो उसका पुअर सब्स्टिट्यूट या क्लोज सब्स्टिट्यूट ही हो सकता है। तो इसलिए जितने आप शब्द जानेंगे और उन शब्दों के नुआंसेस समझेंगे, आपका एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो जेन जी की वोकैबुलरी है, मेरा जेन जी से ये अनुरोध है कि इस वोकैबुलरी को इंटैक्ट रखते हुए वो हमारी वोकैबुलरी है, हमारे समय की वोकैबुलरी या और पहले की समय की वोकैबुलरी को भी सीखें, उनके अर्थों को भी समझें, क्योंकि हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म है। शब्द, किसी से आपने कुछ कहा और उसकी आंख से आंसू निकल पड़ा, ये उस शब्द की सार्थकता है। एक शब्द है, उस शब्द ने किसी के चेहरे पे मुस्कान ला दी, ये उस शब्द की सार्थकता है। एक शब्द है जिसने किसी के हृदय में करुणा जगा दी, ये उस शब्द की सार्थकता है, जो शायद ब्रो और चिल से नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार एक ही अलग अलग भावनाओं के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शायद उचित या उपयुक्त नहीं होगा। क्या बात है। आपने बेटों का जिक्र किया और मैं आपसे थोड़ा पेरेंटिंग पर चर्चा करना चाह रही थी। अब क्या होता है कि ठीक है, हम अब अगली पीढ़ी के साथ उनके साथ उनका एडजस्टमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक इच्छा मन में रहती है कि जो हमारी वो एक जो मिडिल क्लास वैल्यूज़ थी, जो छोटे शहरों के एक वो संस्कार थे, वो भी डल जाए अंदर, और उसके लिए हम भरसक कोशिश करते रहते हैं। आप किस तरह के पिता रहे अब हमेशा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि समय की कमी आपके पास रही होगी, कैसे बच्चों को समय दिया, कैसे ये बैलेंस बनाया, कैसे संस्कार डालने की कोशिश की? मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ। अच्छा, क्योंकि जो दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास करने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, जो सबसे इतने व्यस्त व्यक्ति ही ये कह सकते हैं। नहीं, और क्या करेंगे, ऑफिस जाना है। आजकल जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, वो भी कहता है ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं। हाँ। और इसके अलावा और मेरे पास कोई काम है नहीं। तो बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो मैं सिखा सकता हूँ या बता सकता हूँ, या जिस तरह से मैं बता या सिखा सकता हूँ, कोई और दूसरा नहीं सकता। एक तो कंफर्ट लेवल जो है वो बहुत होता है, और फिर मैंने जैसे कहा कि मेरे समय में मेरे पिता मेरे मित्र नहीं थे, वो मेरे पिता थे, और वो एक ऐसे लेवल पे थे जहाँ मैं उन्हें मैं नीचे रहकर उनको ऊंचाई पे देखता था। और इतने लोग होते थे घर परिवार में या मित्रों में कि मुझे उन्हें मित्र मानने की और उन्हें मुझे मित्र मानने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स बाहर भी वेंटिलेट कर लेता था। आज समय ऐसा है जहाँ पर पिता को या माँ को अपने बच्चों के मित्र बनने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो भाव संसार है वो बहुत सिमटा हुआ है। वो अपने मित्रों से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन घर में आकर
पता नहीं किस उहापों में है, क्या सोच रहे हैं। तो मैंने तो इंस्टाग्राम, आपको बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पहले मैं व्यवहार यूज़ नहीं करता था। इंस्टाग्राम मैंने यूज़ इसलिए शुरू किया कि मुझे पता चलता रहे कि उनके दिमाग में या उनके भाव संसार में क्या चल रहा है, क्योंकि आई एम द प्राइम, फॉलो करने दे रहे हैं आजकल तो पेरेंट्स को नहीं फॉलो करने दे रहे हैं, और आई एम द प्राइमरी रिस्पॉन्डर। तो आई मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट माइंड, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत इम्प्रेशनेबल है। वो बहुत सारी ऐसी इम्पल्सेस से अफेक्ट हो रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं जो पहली बार महसूस कर रहे हैं। अब 50 वर्ष की उम्र में मुझे पता है कि 15, 16, 17 साल की उम्र में कैसा महसूस किया जाता है, उन्हें नहीं पता है कि 50 साल की उम्र में कैसा महसूस किया जाता है। तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं तो उनके साथ खुल कर बात करता हूँ। मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, मेरे बारे में भी अधिकांश चीज़ें उनको पता हैं, और संवाद जो है वो बहुत ही फ्री फ्लोइंग होता है। वो लोग अपना सुझाव भी देते हैं, मैं भी उन्हें एडवाइस करता हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल कि वो मेरी बात मानते हैं। और आपकी भाषा, आपके साहित्य के प्रति उनका, हाँ, मैंने उन्हें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में सोचने और लिखने के लिए प्रेरित किया है, जैसा कि मेरे पिता ने किया था। उन्होंने कहा था कि आप जैसे मान लीजिए तुम्हें, ठीक है, उस समय सर्कस हुआ करते थे, या दशहरे का मेला लगता था, या मान लीजिए कहीं कोई प्रदर्शनी लगी है, यही हमारे एंटरटेनमेंट के साधन होते थे। तो आप अनुमति मांगते थे कि क्या मैं चला जाऊं, तो बोलते थे हाँ चले जाओ बेटा, ठीक है, दशहरे का मेला देख, दशहरे का मेला देख तो आए हो, लेकिन तुम अब अपना अनुभव लिखो, या तुमने जो वहां देखा वो लिखो, और दोनों भाषाओं में लिखो। क्या बात है। तो उन्होंने इस तरह से मुझे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखने की प्रेरणा दी कि एक ही भाषा में नहीं, दोनों में लिखोगे, क्योंकि अगर एक भाषा में लिखोगे बचपन से, तो दूसरी भाषा में जब लिखना होगा तो तुम उस भाषा में सोच नहीं पाओगे। तब बहुत सारे लोग देखिएगा कि आपको जब तुरंत अंग्रेजी में लिखना होगा या हिंदी में लिखना हो, तो उस भाषा में सोचते हैं जिसमें वो नेचुरली सोच रहे हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये एक हैंडीकैप रहता है। तो मैंने भी कोशिश की है उनको रिसाइट करने के लिए। मेरी बड़ी बेटी है और मेरे जुड़वा बेटे हैं, तीनों को मैंने प्रयास किया है कि हिंदी साहित्य से परिचय हो, अंग्रेजी साहित्य से परिचय हो, कविता कैसे बोली जाती है, कविता कैसे समझी जाती है। स्टेज पर वो लोग भी परफॉर्म करते हैं स्कूल में, और ठीक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक उस रोल में थोड़ी बहुत सफलता मिली है। देखिए, एक सवाल को ना आप जितनी कैजुअली बार बार बोल दे रहे हैं, और मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इसी चीज को लेकर है। तो एक आपसे कुछ, चाहे टिप कह लें उसको, या जो भी आप कहना चाहें, टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपके जैसा व्यस्त व्यक्ति जो एक इतनी बड़े पोजीशन पर है इस समय, वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत समय है, तो कैसे समय उसको मैनेज कर रहे हैं आप? 24 घंटे तो है। तो वो हमारे पास भी, लेकिन हमें हर समय लगता रहता है समय नहीं है। तो आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि मेरे और दूसरे ऐसे कोई शौक हैं नहीं, या बहुत ज़्यादा सोशलाइज तो करते नहीं है। अच्छा। मतलब मित्रों से मेरा होता रहता है, बातचीत होती रहती है, और समय समय पर कानपुर भी जाते हैं जहाँ मेरे माता पिता हैं, मेरी बहनें हैं, उनसे मिलने का समय भी निकालते हैं। लेकिन एक तो रात का समय मैं कोशिश करता हूँ कि सोने से पहले अपना कुछ पढ़ लिख लूँ। तो जैसे सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त के बाद थोड़ा समय पत्नी के साथ और बच्चों के साथ शाम को, या जब भी मिला, मौका मिला, तो वो देने का प्रयास करते हैं। ऑफिस का समय है वो तो निर्धारित है, जो वहाँ का काम है वो प्राथमिकता है, सबसे पहले वो काम, नौकरी, हाँ, सबसे पहले वो काम, उसके बाद घर परिवार, और उसके बाद खुद और अपना लेखन। इसके अलावा और कोई काम है नहीं। अब कुछ मैसेज सुनवा दूं या नहीं? आप ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो तो मैं सुनवा देती हूँ। हाय आशुतोष। हाय। हमारी तुम्हारी मित्रता 35 वर्षों से भी ज्यादा के समय की है। कुछ दोस्तियां ऋतुओं की तरह होती हैं, आती हैं जाती हैं, और कुछ दोस्तियां आकाश सी होती हैं। अरे वाह। सब कुछ समेटे, सब कुछ जोड़ती हुई तुम वही आकाश हो आशुतोष। आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो सारी पुरानी स्मृतियां ताजा हो रही हैं, जब हम लोग एक ही क्लास में थे। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब क्लास में पूछा जाता था अमूमन
और ये एक परिपाटी थी कि कोई टीचर आता था और पूछता था कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हो। हर बार जब भी ये पूछा गया तुम्हारी मुखर आवाज़ में हमने यही सोचा, यही जाना, तुमने यही बोला कि मैं आईएएस बनूंगा। It was no longer an aspiration for you, it was a strong conviction when it used to come from you. संघर्षों का जीवन भी मैंने तुम्हारे साथ जिया है। सफलता तो बहुत लोग आत्मसात कर लेते हैं और उसके साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन असफलताओं के साथ अपने जीवन को एक दर्शन देना, जीवन को एक दिशा देना, वो मैंने तुमसे सीखा। आज लोग जरूर तुम्हारे पद को देखते हैं, तुम्हारे अच्छे कामों को याद करते हैं, लेकिन उसके पीछे न जाने कितने वो असफल क्षण भी थे जिसमें तुमको आज तुम बनाया। You are an inspiration for thousands and lakhs of people because you dreamt fearlessly. You dreamt very fearlessly and you still carry on your innocence beneath all the applause. I salute the man who has become Ashutosh and cherish the boy I still remember. वाह। और हैं Hi, Shatosh. I have known you for a decade and a half, and it looks like it was just yesterday. So there are four aspects of your personality. One is your professional life, which is you excel. Wherever you go, you leave an impact, you leave a trail. You are a adorable boss. Second aspect of your life is your personal life. You are a adorable dad. You are a husband par excellence and Sarvan Kumar to your parents. And the third aspect of your life is spiritual or adhyatmic life. And the fourth life, which is very dear to you and very dear to all of us, is your creative part of it. You are a writer, poet, thinker. And मैंने पहले भी बताया लोगों से कि आशुतोष लिखते नहीं है, उन पर डाउनलोड होता है। तुम बैठते हो और लिखना शुरू कर जाते हो एंड द मास्टरपीस इज क्रिएटेड। आई मीन दिस इज अमेजिंग। ये जो भगवान की कृपा है बहुत कम लोगों में होती है। You are a hero to me, you are hero to your friends, you are hero to your family, you are hero to your colleagues, you are hero to your peers, and keep rocking, keep shining upwards and onwards. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगता है, लेकिन हमारे जीवन से जुड़े हुए लोग जब हाँ हाँ, होता है। इतनी अच्छी और ये ऐसा ही सोचते हैं, जो बोल रहे हैं वैसा ही सोचते हैं, तो मतलब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। बस यही है कि बार बार ये सुन के थोड़ी असहजता होती है। अच्छा, हम सब दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बातचीत के बीच में अब बारिश शुरू हो गई बाहर, तो थोड़ी सी आवाज जो आएगी वो नेचुरल बारिश की आवाज है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अच्छी लग रही है वो। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बारिश का बड़ा इंतजार था हम सब दिल्ली वालों वो को, तो वो भी उन्हीं की कृपा है जो बरस रही। बिल्कुल। तो सावन और शिव, अब शिव पर आ जाएं। आपके लिए शिव क्या है? मेरे लिए शिव सहजता है, मेरे लिए शिव आडंबर से दूर है, मेरे लिए शिव सरलता है, मेरे लिए शिव सरसता है। अगर आप बिना कारण मुस्कुरा सकते हैं, बिना कारण किसी के प्रति स्नेह कर सकते हैं, बिना कारण दूसरों की चिंता कर सकते हैं, बिना कारण या बिना उद्देश्य के अपने भीतर उतर सकते हैं, तो आपके अंदर शिवत्व जिंदा है। वाह। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग शिव को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है कि शिव मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु के ईश्वर हैं, महाकाल हैं। कोई कहता है समय उनकी मुट्ठी में है, कोई कहता है प्रारब्ध बदलने की सामर्थ्य सिर्फ शिव में है, नटराज हैं, कोई कहता है वो नटराज हैं। वो एक ऐसे सांसारिक व्यक्ति हैं जो संसार में हैं और संसार से विलग भी हैं। उनका परिवार भी है, परिवार से भी जुड़े हुए हैं, और परिवार के साथ रहते हुए भी, उन क्षणों का आनंद लेते हुए भी उनका ध्यान या उनका चिंतन उस बड़े परिवार से जुड़ा हुआ है जो न जाने कितने लोगों के परिवार को साथ में लेकर मिला हुआ। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी शक्ति जो युगों युगों से साधनारत है, जो मानवता के तमाम प्रश्नों को, तमाम आकांक्षाओं की परिणति ढूंढने के लिए बना है, जो शायद सृष्टि का आदि भी है और अंत भी। और जो एक कविता में मैं लिखता हूँ कि मैं दो छोरों का अंत कहीं, मैं सबको यहाँ मिलाता हूँ, मैं सत्य साधना में डूबा ही सुंदरतम कहलाता हूँ। जो ध्वनि मंत्रों में ढूंढोगे मैं स्वयं मौन हो जाऊंगा, तुम कठिन मार्ग क्यों चुनते हो, मैं सहज मार्ग समझाऊंगा। फिर आगे इसी कविता में ये भी है कि
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी तो ईश्वर में आस्था नहीं है। हाँ। शिव ये अपेक्षा भी नहीं रखते कि आप उनमें आस्था रखिए। हम्म। मैं सब अधरों की मृदुल हंसी, मैं हर धड़कन का गीत यहाँ, तुम मानो तो मैं श्रद्धा हूँ, ना मानो फिर भी मीतिया। तो मुझे नहीं मानते हो तो भी मैं तुम्हारा यहाँ मित्र हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारा कल्याण करने के लिए हूँ, मुझे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं, और मुझे तुम्हारी अपेक्षाओं से भी कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मनुष्य हो, तो तुम्हारी अपेक्षाएं तो होंगी, अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है। तुम ये भी जानना चाहोगे कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, या मेरी मृत्यु क्यों हो रही है। तो इसी कविता में कहते हैं कि इस जीवन के भी बाद तुम्हें मैं और कहीं ले जाऊंगा, इस जीवन के भी बाद तुम्हें मैं और कहीं ले जाऊंगा, मैं मृत्यु नहीं मैं स्वयं पथिक, तो साथ साथ बढ़ जाऊंगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, और मैं धुंध धुएं के पार कहीं मृदु अंतहीन सी आशा हूं, जो सबसे सुंदर काव्य रचे मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं। वाह। तो शिव मेरे लिए बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए, एक शक्ति है जो परस्पर विरोधी शक्तियों को इस तरह से मिलाकर एक साथ रखने की सामर्थ्य रखता है। शेर भी वही है, सांप भी वही है, मोर भी वही है, चूहा भी वही है, बैल भी, नंदी जी भी वही हैं, सब लोग वही हैं। और वो किसके कारण एक दूसरे से, जो एक दूसरे को शायद देखना भी बर्दाश्त नहीं करते, वो किसके कारण एक साथ न केवल रह रहे हैं सामंजस्य में, बल्कि शायद सबके बड़े हित और सबके जन कल्याण के लिए, सब जन कल्याण के लिए काम भी कर। तो ये सामर्थ्य शिव की है कि वो परस्पर विरोधी शक्तियों में जो सामंजस्य बैठा ले, वो शिव है। पहले भी मैंने कहा कि शिव इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज इन लाइफ। आप जो देखेंगे कि परस्पर विरोधी तत्व हैं, जीवन मृत्यु, सफलता असफलता, दिन रात, उनके बीच में है कहीं शिव। तो शिव मेरे लिए संतुलन है, शिव मेरे लिए सामंजस्य है, और शिव मेरे लिए जो विरोधाभास मिटा दे वो शक्ति है, जो मुझे जीवन को और सरस बना के दे वो शिव है। क्या? जो कम में संतुष्ट हो जाए, जो शीघ्र संतुष्ट प्रसन्न हो जाए, जिसमें आडंबर की चाह ही ना हो, जो सिर्फ अगर एक छाल पहन ले और कुछ राख लपेट ले और रुद्राक्ष धारण कर ले तो वो ऐसा सुंदर, अनिंद्य सुंदर लगे, वही शिव है। जैसे किसी भी तरह के आवरण की या आडंबर की आवश्यकता ना हो, वो शिव। आपका उनसे रिश्ता क्या है? आप उन्हें कब कैसे महसूस मेरा करते हैं? उनसे रिश्ता ये है कि मैं कहीं भी कभी भी उनके साथ संबंध स्थापित कर पाने की स्थिति में हूँ। अगर मैं आंख बंद, एक जगह एक और कविता में लिखा कि शिव हैं कौन, ये शिव कौन है? शिव आंख बंद कर दिख जाते और शिव बिना कलम के लिख जाते। तो आंख बंद करें और शिव या शिव जैसी कोई शक्ति आपके अंदर एक अनुभूति पैदा कर दे, आपका उनसे सीधा संपर्क स्थापित हो जाए, ये उनकी कृपा, उनकी प्रेरणा है, मेरा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है शायद बीते कुछ वर्षों से कि ये संपर्क थोड़ा और गहरा हुआ है। अब मुझे अच्छा लगता है कि पुराने भारतवर्ष में जितने पुराने मंदिर हैं वहाँ जाना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि पुराने मंदिरों का एक गहरा विज्ञान और अध्यात्म है। उन मंदिरों की स्थापना ऐसे ही नहीं हुई थी कि पेड़ के नीचे अचानक कुछ रख दिया गया और धीरे धीरे कुछ समय के बाद वहाँ मंदिर बना दिया गया। वहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियों का या कॉस्मिक एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन इतना प्रबल है, जिसकी वजह से उनको ध्यान और साधना के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। और इसलिए जो ज्योतिर्लिंग हैं या जो पांच तत्वों पर मंदिर बने हैं या पुराने दूसरे ईश्वरों के भी मंदिर हैं, अगर वो मंदिर पुराना है और वैज्ञानिक पद्धति से बना हुआ है तो निश्चित रूप से वो प्राण चेतना का केंद्र है। और इसलिए वहाँ पर आपको अद्भुत ऊर्जा मिलती है। महाकाल जाते हैं तो आप, सदगुरु कहते हैं कि महाकाल इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। बहुत ज्यादा ऊर्जा है वहाँ पर, और उस ऊर्जा को आप ग्रहण कर पाने की स्थिति में हैं तो अद्भुत। देखिए क्या इत्तेफाक है, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछना चाहती थी कि जैसे
अगर आप जैसा व्यक्ति या कोई भी अगर ये कह रहा है कि मैं आंख बंद करूं और मुझे शिव महसूस हो सकते हैं, तो क्या उसको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता बचती है, क्योंकि जहाँ है वहाँ शिव है? इसलिए है वो, उसका मैंने उत्तर दिया कि उन मंदिरों की स्थापना एक बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से की गई। सबके अंदर शायद ये सामर्थ्य नहीं होता कि वो स्वतः संपर्क स्थापित कर ले। ये कृपा जो है, मतलब उनकी कृपा होगी तो हो जाएगा। मेरे अंदर मुझे लगता है कि सबके अंदर ये सामर्थ्य होती, और जितना आप वो संपर्क स्थापित करने में लगे रहते हैं, जितना प्रयास करते हैं, उतना वो दूर जाता है। जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं और आप जब इनमें आप में सब में उनको देखना आरंभ कर देते हैं, तब आपका वो जुड़ाव बहुत बहुत आसानी से हो जाता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए हैं, और इस प्रश्न ने मुझे थोड़ी देर के लिए चकित भी किया था और आश्चर्य में भी डाला था कि अब इसका उत्तर मैं क्या दूं। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है, तो उसने कहा क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का अर्थ है दूसरों से जुड़ा हुआ या ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करना। तो उसने मेरे उत्तर को बहुत आसान बना दिया, क्योंकि ऐसा तो असंख्य बार आपने महसूस किया है। आप किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है कि आप इससे मिले हुए हैं, या मिले हुए हैं या मिल रहे हैं तो इसका कोई कारण है, या आपके घर में ही कोई जीव जंतु आता है जो आपका बहुत दुलारा बन जाता है, वो आपके जीवन में क्यों आया, या पेड़ पत्ती, नदी नाले, आकाश, फूल, इन सब से भी आप किसी चिड़ियों की चहचह, किसी तरह का आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वो आपके लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज नहीं है, लोग आज को मिरेकल टाइप को सुनना चाहते कोई हैं, चमत्कार नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो जीवन चमत्कार से कम भी नहीं। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, सब रंगों का आनंद ले रहे हैं, सब ध्वनियों का आनंद ले रहे हैं, तो वो तो चमत्कार से कम नहीं। बिल्कुल। और जैसा फिर वही ओशो पे आते हैं कि लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। तो उस रहस्य को आप क्षण प्रतिक्षण जीते रहिए, उसका आनंद लेते रहिए, उस आनंद से ही आपकी आध्यात्मिक अनुभूतियां निकलती रहेंगी। आपके एक मित्र ने आपके जीवन के संघर्षों का जिक्र किया, लेकिन क्या आप उन संघर्षों के बारे में बात नहीं करना चाहते? मुझे लगता है कि मेरे संघर्ष दुनिया में असंख्य लोगों के संघर्ष के सामने बहुत बौने या नगण्य हैं। बट हमको तो अपने संघर्ष सबसे ज्यादा लगते हैं। वो गलत है। अब देखिए, ईश्वर ने इतना कुछ तो दिया है, उसके बाद भी अगर हम अपने अभाव और अवरोधों के बारे में बात करते हैं तो वो उचित नहीं होगा। अब मेरे लिए संघर्ष क्या है? मेरे लिए संघर्ष है कि मेरी यहाँ पोस्टिंग हो गई, काश मेरी वहाँ होती। ठीक है, किसी के लिए मेरी जगह पहुँचना ही एक बहुत बड़ा सपना है। मुझे ईश्वर ने ये दिया, उसके बाद भी मैं ये छोटे छोटे संघर्षों की बात कि ठीक है आज दिन अच्छा नहीं गुजरा, आज बॉस ने ये बोल दिया, वो मेरे जैसा नहीं है, ये संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो विश्व में असंख्य लोग जिस तरह का संघर्ष झेल रहे हैं, उनके मुकाबले मेरा संघर्ष कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं संघर्षों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे संघर्ष इस योग्य ही नहीं है कि उन्हें प्रकट किया जाए या शब्दों में डाला जाए। आई एम प्रिविलेज्ड, मतलब अगर मुझे कल की चिंता नहीं करनी है, कहाँ पर बारिश हो रही थी, अभी आपने बोला बारिश हो रही है, और बारिश की बूंदें जो है हमको सिर्फ संगीत, हमें तो संगीत ही दे रही थी। किसी के लिए, किसी की झोपड़ी में जो है, किसी की झोपड़ी या किसी कोई भीग रहा होगा, उसके लिए संघर्ष है, हम लोगों के लिए तो आनंद है। तो वी आर प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड कि हमारे पास इतना कुछ है, तो हमें अपने कमियों या खामियों का ढोल पीटने की जरूरत नहीं। चलिए आपको एक मैसेज और सुनवा दें। प्रणाम सर, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सर, आप ही की लिखी पंक्तियां हैं, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूँ, मैं अपने सांसों के गिरने उठने का अर्थ समझता हूँ। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि आपकी कही बात, आपके लिखे शब्द और आपकी वो बात, मुझे अभी ये बात कहते हुए याद आ रही थी कि शब्द, अक्षर शब्द बने, शब्द वाक्य बने और वाक्य महाकाव्य बने। तो अक्षरों
का महत्व, अक्षरों की जो प्रबलता है, अक्षरों का जो बल है, अक्षरों का जो महत्व है, वो आपने सिखाया। वो लिखना, आप कहते हैं कि मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ लिख पाऊँ, मैं अपने आप को न तो कवि मानता हूँ न तो लेखक मानता हूँ। और मुझे आपकी ये बात इस भाव की याद दिलाती है कि आपने एक बार कहा था कि अगर आप सहज हैं तो कभी अपने सहजता का भी अहंकार मत करिएगा, बस सहज रहिएगा, सहजता से आगे बढ़ते रहिएगा, शिव तत्व को प्राप्त करते रहिएगा और इस शिव यात्रा को आगे बढ़ाते रहिएगा। ये जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और आनंद में। इस यात्रा को कैसे आगे बढ़ाना है, इस यात्रा को कैसे सफल बनाना है, और उससे ज़्यादा इस यात्रा में कैसे शिव आपकी उंगली पकड़ के इस यात्रा को आगे लेके चलते हैं। आपकी लेखनी से सबसे ज़्यादा एहसास और आभास इस बात का होता है। आपको फिर से प्रणाम कर रहा हूँ सर। आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं? क्या आप अपने आप को आज सफल मानते हैं? मेरे लिए सफलता का सबसे बड़ा पैमाना आज तो यही है कि अगर मैं अपने आप को शीशे में देखूं तो मुझे नज़रें ना झुकानी पड़े, और मैं जो शीशे में दिख रहा हूँ उसके साथ बराबर मुस्कुरा सकूं तो मैं सफल हूँ। इसके साथ साथ सफलता, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत में भी कहा कि ठीक है, एक व्यावसायिक पक्ष है, जीविकोपार्जन का साधन है, जीविका है, किसी ज़माने में सपना था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, इसने भी बहुत कुछ दिया। एक आपका घर परिवार है, एक देश समाज है, एक ईश्वर अध्यात्म है, और साथ में आपकी भीतरी संभावनाएं, आपके अंदर कितनी संभावनाएं। अगर आपने सभी पक्षों को कहीं ना कहीं छू लिया है तो शायद आप सफल हैं। और आपने एक पक्ष को तो बहुत कुछ दे दिया और दूसरे पक्षों की अनदेखी कर दी, तो हो सकता है उस पक्ष में आप बहुत सफल हों, लेकिन बाकी जगह आप असफल हैं। इस यात्रा में अगला पड़ाव या अगला पता सपना कहाँ, मंजिल कहाँ? पता नहीं, मतलब लक्ष्य की चिंता, एक जगह मैंने लिखा था कि कितना अच्छा होता है जब आप लक्ष्य की चिंता करना छोड़कर अलक्ष्य की साधना करने लगते हैं। और किसी एक ऐसे में भी लिखा था कि एक बार होता था कि एक एम्बिशन, ओवर पावरिंग एम्बिशन होता था, इसको पा लेना बहुत कुछ लगता था। आज ऐसा लगता है कि कुछ ना पाना या कहीं ना पहुंचना कितना आनंद देता है। तो हो सकता है इसे निष्क्रियता भी कहा जाए, या ये कहा जाए कि आप अब आराम करना चाहते हैं, अब आप बूढ़े हो चले हैं लेकिन जो भी अभी 8-9 साल की सर्विस बाकी है। अभी तो बाकी है। आपने पूछा कि कहाँ तक, तो इस पर बच्चन जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि प्यार नहीं है पाने में, पा जाने के अरमानों में, अब मिल जाती तबाहे न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। क्या बात। तो जहाँ तक ले जाएंगे वहां तक जाएंगे। 2-4 आखिर के सवाल हैं जो मैं अपने हर मेहमान से पूछती हूँ कि अब चूंकि आप तो खुद ही लेखक हैं, शायद कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहेंगे, अपने जीवन की कहानी? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसमें मैं हूँ, और अब अभिलाषा है कि मैं से ऊपर जा सकूं, मैं को छोड़ सकूं। तो ऑटोबायोग्राफी तो नहीं लिखना चाहूँगा। लेकिन अगर आपके नाम, आपके जीवन पर किताब होती या कोई और भी लिखता तो उसका शीर्षक क्या होता? मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ। ये तो आपका अभी लेटेस्ट पोएट्री कलेक्शन है। यही आपका जीवन, या शायद ये होता जो बना नहीं वह शंकर है। क्या बात। कैसे याद रखे जाना चाहेंगे आप? नहीं चाहते हम, बस ये चाहते हैं कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं, अगर किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, और मेरी स्मृति अगर उन्हें कभी उनके मस्तिष्क में कौन जाती है तो कम से कम मुस्कुराने की वजह दे। इससे अधिक की आकांक्षा ही नहीं है। आपका लाइफ मंत्रा क्या है? बी एज यू आर। आप जैसे हैं वैसे रहें, दूसरे जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करें, तो आपको प्रयत्न कम करने पड़ेंगे और दूसरे को समझने में आसानी होगी। आशुतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तोहफे आपके लिए हैं, उसके बाद मैं एक तोहफा चाहती हूँ। मुझे आशुतोष जी की एक कविता जो उन्होंने कर्ण पर लिखी है वो बहुत प्रिय है। हालांकि वो उसके अलावा एक सीता जी की तरफ से एक कविता भी सुनाएंगे। कर्ण महाभारत में मेरे बहुत ही प्रिय किरदारों में से एक है, तो मैं कर्ण जरूर सुनूंगी। उससे पहले हम आपको अपने तोहफे दे दें। वाह, बिल्कुल। वाह, ये बहुत शायद अपने दफ्तर में रखें, टेबल पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर रखेंगे। ये
आप शायद ज़्यादा इसको समझ पाएंगे बीइंग आईएएस ऑफिसर। छिंदवाड़ा में आदिवासी महिलाएं वाह, ये ब्लॉक प्रिंटिंग करती हैं आशा नाम से, तो वो हम अपने बहुत गेस्ट्स के लिए ये स्टॉल्स मंगाते हैं। और आप किसी साहित्य इसमें जरूर पहन के जाएंगे। हाँ। उन सब और महिलाओं को अच्छा लगे। ये तो ऐसी आशा है जो हमेशा जो है मेरे साथ रहेगी। ये आपको याद होगा, मैंने हाँ, किताब आपने का कहा। जिक्र किया था जी आपसे। जी, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी, ये आपकी डायरी। थैंक यू सो मच, अब बहुत अच्छा लगा। और आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम। आपकी टीम को भी कि उन्होंने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना। और ये बहुत ही अच्छा टीम का संयोग है, सुयोग है कि आप सब लोगों के सानिध्य में कुछ बातें करने का अवसर मिला। क्या बात। चलिए कर्ण सुने। हाँ, ये कविता मुझे भी बहुत प्रिय है। और इसमें कर्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए अपने अंतिम शब्द कह रहा है। जो भी उसके हृदय में या मन में उस समय उमड़ घुमड़ रहा होगा, अपने अंतिम समय में वो अर्जुन को बोल के जाना चाहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी। में कर्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें धर्म क्या सिखलाऊं, मैं तुम्हें धर्म क्या सिखलाऊं, क्या उचित सही क्या बतलाऊं, मैं खुद सब कुछ था भूल गया, क्या सत्य नीति क्या प्रेम दया, मैं उन्मादी था आकुल था तुमसे भिड़ने को व्याकुल था, मैं वीर अटल व्रतधारी था, मैं भी यश का अधिकारी था, मुझको जननी ने त्यागा था, उसका सुत बड़ा अभागा था, जिसको राधा ने पाला था, अपना सब कुछ दे डाला था, पर वंश कहां से लाता मैं, पर वंश कहां से लाता मैं, उस पर कैसे इतराता मैं, प्रतिभा को कौन छिपाएगा, जो अनुपम है दिख जाएगा, क्या कुल में पौरुष पलता है, क्या कुल में पौरुष पलता है, जो तपता है वो जलता है, मैं तब भी सबसे कहता था, कुछ व्यथित रक्त में बहता था, मैं किरणों का श्रृंगार लिए संकल्पों का अंगार लिए इस रंग मंच में आया था, जो हरि ने स्वयं सजाया था, कुछ ज्ञात मुझे कुछ अनजाना, कुछ धीरे धीरे पहचाना, मैं बिना कहे सब सहता था, मैं चुप रहकर भी कहता था, क्यों बचपन में अपमान सहा, क्यों प्रखर पुंज बस तुच्छ रहा, फिर गुरु ने सब कुछ सिखा दिया, फिर गुरु ने सब कुछ सिखा दिया, लेकिन मुझसे अपराध हुआ, मैं मिथ्या में क्यों विप्र बना, क्यों आतुरता में क्षिप्र बना, इसलिए शाप भी मुझे मिला, अब विस्मृत कौशल प्राण शिला, तुम केशव की अब सुन ही लो, तुम केशव की अब सुन ही लो, जो पंथ श्रेय है चुन ही लो, हाँ रथ का पहिया उलझा है, हाँ रथ का पहिया उलझा है, कब जीवन मेरा सुलझा है, सब जानबूझकर निगला है, जो विष लीला से निकला है, तुम देखो रथ की डोर कहाँ, इन संबंधों का छोर कहाँ, यह दुर्योधन का ऋण मुझ पर क्यों मित्र पुकारा था रुककर, उस एक धर्म को अपनाने मैं बना अधर्मी सब जाने, उस एक धर्म को अपनाने मैं बना अधर्मी सब जाने, जब शील सभा में लज्जित था मैं कैसा निर्लज्ज हर्षित था, जब अभिमन्यु को मारा था तब मैं खुद से ही हारा था, अब क्या मुझको तुम मारोगे, अब क्या मुझको तुम मारोगे, मुझको इस जग से तारोगे, जब कवच इंद्र को दान दिया तब मृत्यु वरण को मान लिया, तुम पर माधव का हाथ रहा सब भ्राताओं का साथ रहा, तुम पर माधव का हाथ रहा सब भ्राताओं का साथ रहा, तुमको कृष्णा का हार मिला, तुमको माँ का भी प्यार मिला, वो आई थी कुछ लेने को मैं आतुर था सब देने को, वो आई थी कुछ लेने को मैं आतुर था सब देने को, फिर भी मन में प्रत्याशा थी हम टकराएंगे आशा थी, अब अर्जुन तीर चलाओ तुम, अब अर्जुन तीर चलाओ तुम, जो धर्म विजय अपनाओ तुम भी मानोगे भाई, अब की मृत्यु निकट है आई, अब क्या तुमको गले लगा सकता, क्या तुमको गले लगा सकता, क्या तुमको भी अपना सकता, हम एक जनन के पुत्र यहाँ जो बहा उसी का रक्त बहा, जब स्वयं कृष्ण रथ चला रहे, जब शक्ति पवन की साथ बहे, जब मान बढ़े आशीष मिले, तब विजय दिखे तब हृदय खिले, लेकिन तुम भी यह जानोगे कि श्रेष्ठ कौन यह मानोगे, यह कर्ण वीर है दानी है, यह सूत पुत्र अभिमानी है, सब दे देगा बस मांगो तुम, सब दे देगा बस मांगो तुम, अब द्वेष घृणा को त्यागो तुम, मैं तुम्हें अंक में भरकर अब कर्मों को अपने थामे सब, मैं सूरज में मिल जाऊंगा अब सूर्य पुत्र कहलाऊंगा, अब सूर्य पुत्र कहलाऊंगा। बहुत खूबसूरत।
हाँ। सीता जी वाला आप कुछ सीता पंक्तियां जी, हाँ। सुनाना चाह रहे हैं? सीता जी की तरफ से मैं एक ये लंबी कविता है लेकिन उसका एक छोटा सा अंश सुनाना चाहूँगा जो अंत में सीता जी कहना चाह रही हैं। बहुत आरोप लगते हैं राम पर कि उन्होंने बहुत अन्याय किया, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग उस समय किया जब वो गर्भवती थी, और इसलिए बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। तो मैंने सीता जी की तरफ से यह कविता लिखी है, सीता का सत्य। जो तुमको ताने देते हैं, जो तुमको ताने देते हैं, जो कहते पत्नी त्यागी है, वे अज्ञानी अविवेकी हैं, सच प्रेम समझना बाकी है। यह मेरा था संकल्प नहीं मैं अविरल यश अवरोध बनूं, मैं सच में तुमसे प्रेम करूं तो बिन बोले मनबोध बनूं। मैं खुद को तुमसे दूर करूं यह दुष्कर पीड़ादायी है, पर श्रेय यही है राम, यही इस परिणय की सच्चाई है। यह मेरा है वनवास नहीं तुम साथ मेरे अब चल सकते, तुम मत रोको बस जाने दो ये प्राण तुम्ही में तो बसते। तुम फूट फूट कर रोए थे, जो रोया नृप था प्रेमी था। तुम फूट फूट कर रोए थे, जो रोया नृप था प्रेमी था। उस आलिंगन का अर्थ समझ उत्सर्ग सांस अब देनी थी। वह बड़ा कठिन था लेकिन उसका होना ही प्रारब्ध रहा। जो कहना था जो सुनना था वह मौन मुखर निशब्द रहा। जो देखेगा बस देह नेह उसको असमंजस दे देगा, क्यों सीता का अपमान हुआ यह प्रश्न व्यथित हो पूछेगा। जो रहे सतह पर क्या समझे कि प्रेम त्याग की सीमा है। जो रहे सतह पर क्या समझे कि प्रेम त्याग की सीमा है। जो पाने खोने से ऊपर का भाव प्रणय की वीणा है। वह जिसने भी यह समझा है वह समझेगा, क्यों सोने की भी मूर्ति पूर्ति कर सकती है। जो रिक्ति भार्या होने की, मैं पृथ्वी में तुम जल में घुलकर फिर से हम मिल जाएंगे। मैं पृथ्वी में तुम जल में घुलकर फिर से हम मिल जाएंगे। जो सच में समझें प्रेम उन्हें हम एक साथ दिख जाएंगे। क्या उन्हें हम एक साथ दिख जाएंगे। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हर बार लगता है कि समय की मजबूरी ना हो तो हम शायद इस चर्चा को और लंबा कर सकते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप आए, इतना समय बहुत निकाला, बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के हर काम के लिए। बहुत बहुत और- धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी विद ऋचा ऐसे ही बढ़ता रहे और ऐसे ही सबको मुस्कुराने की वजह देता रहे, सबके अंदर की गुदगुदी बनकर रहे, क्योंकि जीवन जो है वो मुस्कुराने और हंसने और खुश रहने का नाम। थैंक यू सो मच। चलते चलते मैं अपने सभी व्यूअर्स से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने इनके परिचय में 3 ही बातें कहीं, आईएएस ऑफिसर, कवि, लेखक, गीतकार और शिव साधक। लेकिन आशुतोष जी के जो नज़दीकी लोग हैं जिनसे भी मैंने बात की, मुझे पता चला कि इन्होंने अपने हर रोल को बहुत खूबसूरती के साथ जिया है। ये इनकी पत्नी ने हमें बताया कि बहुत ही अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे पिता हैं। इनके मित्रों ने बताया कि कितने अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपसे सीखने के लिए अगर हम सबके पास कुछ है तो वो यही है कि हम सब अपने जीवन के अलग अलग रोल्स में हर जगह अगर इंसाफ कर पाए, न्याय कर पाए, तो सच मतलब जीवन सफल है। जो आपने सफलता की बात कही, जी जी, यही सफलता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।